कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के दौरान मैंने जानबूझकर हर बोनस क्वेश्चन सही किया, सिर्फ इसलिए ताकि मैं स्कूल ब्यूटी एला से दूर रह सकूं। जब हम एग्जाम हॉल से बाहर निकले, एला के दोस्त हमेशा की तरह मेरा मजाक उड़ाने आ गए। जैक, एला कह रही है कि उसका पेपर आज अच्छा नहीं गया। बेहतर होगा तुम अपनी शीट खाली छोड़ दो, वरना उसके सामने गिड़गिड़ाने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। पूरा ग्रुप जोर से हंसने लगा। मैंने एला को देखा, उसके चेहरे पर नफरत साफ दिख रही थी। मैंने सर हिलाया और कहा, ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर मैंने सोचा, जिसको भी उसका पिछलग्गू बनना है बने, मेरा हो गया। मैं मुड़ा और तुरंत अपने फैमिली बटला को फ़ोन किया। हम उनकी फैमिली को जो भी सपोर्ट दे रहे थे उसकी एक एक पाई बंद करवा दी और उन्हें सड़क पर भिजवा दिया। एला ने गुस्से में मुझे 99 बार कॉल किया, मैंने एक भी नहीं उठाया। अब घबराहट हो रही है। ये सारी एनर्जी पहले कहाँ थी? अपने पिछले जन्म में मैं इस देश के सबसे अमीर आदमी का बेटा था और फिर भी मैं किदकिदाया था। अपने ही फैमिली के ड्राइवर की बेटी के सामने। उससे शादी करने के लिए मैंने अपने पापा की दी हुई कंपनी उसके नाम कर दी थी। उसने मेरे पैसे खुलकर खर्च किए और किसी और से प्यार कर बैठी। उसने अपने बॉयफ्रेंड को सर पर चढ़ा रखा था। उसे अपने पालतू की तरह ट्रीट करती थी, जबकि मुझे नौकर की तरह रखती थी। उसकी शादी के दिन मैंने उसे इलाज के लिए थोड़े पैसे मांगने के लिए कॉल किया। उसने ठंडे से कहा, इतने सालों से तुम मुझसे चिपके हुए थे, ये एक बुरा सपना था। जैक, हम सब पर एक एहसान करो और दोबारा पैदा हो जाओ। जब मैं मर रहा था तब मैंने उस औरत को देखा जिसने मुझे थाम रखा था और समझा कि जिस अमीर लड़की को मैंने ठुकराया था वो हमेशा से मेरा इंतजार कर रही थी। जब मैंने अपनी आंखें दोबारा खोली तो मैंने खुद को हाई स्कूल के सीनियर ईयर में पाया। उस साल मैं डेस्क पर सर रखकर सो रहा था, तभी एला ने मुझे हिलाकर जगाया। रायन का पेट खराब हो रहा है, जाओ उसके लिए एंटासिड्स ले आओ। फिर कैफेटेरिया से लंच ले आना, मीट ज़्यादा लेना, वो बहुत पतला है, उसे और खाने की ज़रूरत है। रायन अपनी डेस्क पर बैठा था। भीड़ उसके आसपास ऐसे जमा थी जैसे वो कोई राजा हो। सब उसके पेट दर्द की चिंता कर रहे थे और जाहिर है एला से ज़्यादा फिक्र किसी को नहीं थी। और मैं एला का बिना दिमाग वाला पिछलग्गू था। हर दिन क्लास में सोता रहता था, हर ब्रेक में उसके लिए खाना लाता, ड्रिंक्स खरीदता और उसके काम करता था। अब जब मुझे पता था कि मैं दोबारा पैदा हुआ हूँ, एला का चेहरा देखकर मुझे सिर्फ हंसी आ रही थी। वो खुद को समझती क्या थी जो मुझे ऐसे ट्रीट कर रही थी। मुझे बस खड़ा देखकर एला चिल्लाई, तुम क्या देख रहे हो? जाओ और जल्दी करो। वो रायन के पास गई और धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। रायन ने मेरी तरफ देखा और एला से कहा, जैक को भेजना ठीक नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। इसमें क्या बड़ी बात है? उसे ये सब करना पसंद है। अगर मैं उसे नहीं कहूंगी तो वो बुरा मान जाएगा, है ना जैक? उसने मेरी तरफ देखा। मैंने ज़बरदस्ती थोड़ा सा मुस्कुराया, कुछ नहीं कहा और कैफेटेरिया की तरफ चल पड़ा। इस बार मैंने लाइन में लगकर 2 लोगों का पूरा खाना लिया। पास में एक क्लासमेट ने मुझे देखा और धीरे से हंसा। फिर से अपनी रानी के लिए लंच ले जा रहे हो? वो रायन को पसंद करती है, जानते हो, कोई उसके लेवल का, तुम्हारे जैसा मामूली नहीं। मैंने सीधे पूछा, मामूली से तुम्हारा क्या मतलब है? उसने ताना मारा, तुम एक नौकर के बेटे हो, रोज उसके साथ स्कूल आते हो और सोचते हो कि तुम उससे शादी कर सकते हो। होश में आओ, तुम जैसा बेवकूफ़ और बेकार लड़का। तुम अपनी पूरी जिंदगी उसके घर के नौकर बनकर बिताओगे, उसके कपड़े धोना, फर्श साफ करना, उसके बच्चों के डायपर बदलना। मैं कड़वाहट से हंसा। एला ने तुम्हें बताया कि मैं एक नौकर का बेटा हूँ? मैं उसे पसंद करता था, सिर्फ इसीलिए मैंने उसे अपनी प्राइवेट कार में हर रोज स्कूल आने दिया था। लेकिन ना जाने कैसे सबकी नज़रों में एला एक अमीरजादी बन गई थी और मैं नौकर का बेटा। मेरा ऐसा सवाल सुनकर उसने आंखें घुमाई। जो भी हो, उसका लंच ले जाओ इससे पहले कि ठंडा हो जाए। वो फिर से हंसा। मेरे आसपास के लोग भी हंसने लगे। उस पिछलग्गू पर हंस रहे थे, उस बेवकूफ़ पर हंस रहे थे जिसने सपने देखने की हिम्मत की। घंटी बजी। मैं कैफेटेरिया से बाहर निकला, लेकिन क्लास में वापस नहीं गया। मैं फूलों की क्यारी के पास बैठ गया और दोनों टाइम का खाना खुद ही खा लिया। मुझे याद भी नहीं कि मैंने आखिरी बार ठीक से खाना कब खाया था। बिना पैसों के अच्छा खाना तो सोचना भी बेकार था। हर बार मैं मार्केट के बंद होने का इंतजार करता और दूसरों की छोड़ी हुई सब्जियां उठा लेता था। मीट तो बस एक सपना था। दोनों प्लेट खाने के बाद भी मेरी भूख मुश्किल से शांत हुई। जब मैं क्लास में वापस आया तो पहली घंटी बज चुकी थी। एला ने ऊपर देखा और चिल्लाई, तुम अभी तक कहाँ थे? दवा कहाँ है? कैसी दवा? मैंने उसकी तरफ बेरुखी से देखा। जो अपनापन मैं उसके लिए दिखाता था, अब उसका नामो निशान नहीं था।
एला मुझे देखती रह गई। रायन के लिए एंटासिड्स। मैंने तुम्हें बताया था कि उसका पेट दर्द कर रहा है। बहरे हो क्या? तुम एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते। मैंने रायन की तरफ देखा, जो सच में कमज़ोर लग रहा था। रायन मेरा लगता क्या है? मैं उसके लिए कुछ क्यों खरीदूं? रायन की फैमिली अमीर नहीं थी, लेकिन जब से वो और एला करीब आए थे, वो उस पर पूरा ध्यान दे रही थी। जब भी मेरे पापा मुझे कोई अच्छी चीज़ देते, एला सीधा रायन को देती। यहाँ तक कि जो घड़ी रायन ने अभी पहनी है, वो भी उन दोनों ने मेरे कार्ड से खरीदी थी, मेरे पैसे इस्तेमाल करके। मेरी हर चीज़ का मज़ा ले रहे थे और मुझे एक नौकर की तरह ट्रीट कर रहे थे। एला ने कहा, जैक, तुम तमाशा करना चाहते हो, ऐसे ही करते रहो और फिर मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ। जल्द ही तुम मेरी माफ़ी के लिए गिड़गिड़ाओगे। मैं उसे हैरानी से देखने लगा। मुझे तुम्हारी माफ़ी की क्या ज़रूरत है? मैंने गलत क्या किया? जब मैंने एला से बहस करने की हिम्मत की तो सब देखने लगे। इसकी हिम्मत कब से बढ़ गई? एला चौंक गई। वो मुझे घूरती रही, उन सभी पलों को याद करते हुए जब मैं उसके पास गिड़गिड़ाने आया था। उसने चेतावनी दी, ठीक है, तो आज दोपहर मेरे साथ घर मत आना। मैंने सर हिलाया। ठीक है। मैं अपनी सीट पर गया और बैठ गया, जैसे उसके शब्दों का मुझ पर कोई असर ही ना हुआ हो। बस एक आम आसान सी सहमति। ब्री, जो रायन के पास बैठी थी, तुरंत बीच में आई। एक्सक्यूज मी जैक, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें सिर्फ कुछ दवा ही तो लानी थी, तुम वो भी नहीं कर सके? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा रायन की तबीयत ठीक नहीं है? मैंने ठंडी नजर से देखा। तो तुम जाकर ले आओ। ब्री गुस्से में बोली, ये तुम्हारा काम है। मैं क्यों जाऊं? मेरा रायन से कोई लेना देना नहीं है, तो ये मेरा काम क्यों है? ब्री ने मेरी तरफ इशारा किया। तुम एला के घर के नौकर हो, तुम्हारा यही काम है। इस बात ने मुझे गुस्सा दिला दिया। मैं एला की तरफ मुड़ा। क्या तुम सबको बताती फिरती हो कि मैं तुम्हारे घर का नौकर हूं? जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो एला थोड़ा हिचकिचाई। जाहिर है ये ऐसी चीज़ नहीं थी जो उसने सीधे सीधे कही हो। लोगों ने बस अंदाज़ा लगा लिया था। उसे हर रोज एक लग्जरी कार में आते देखकर उसने बस कभी उन्हें ठीक नहीं किया। वो कभी किसी को नहीं बताएगी कि उसका बाप सिर्फ एक ड्राइवर है, कि वो एक ड्राइवर की बेटी है। और अब ना जाने कैसे मैं ही तमाशा कर रहा था। एला पास आई। वो मेरे पास बैठ गई। ठीक है, दवा भूल जाओ, मैं खुद ले आऊंगी। उसे लगा कि ये बस जेलसी है। मेरा रायन के लिए कुछ भी करने से मना करना उसे पाने की कोशिश है। उसने मेरी तरफ देखा। तो खाना कहाँ है? दवा नहीं लाया अच्छा, लेकिन तुमने लंच तो लिया है ना? किसी ने उसे पहले ही बता दिया था कि उन्होंने मुझे 2 ट्रेज लेते देखा है। मैंने शांति से कहा, मैंने खा लिया। क्या? तुमने दोनों खा लिए? वो ऐसे देखने लगी जैसे मैंने उसका अपमान किया हो। मैंने सर हिलाया। सामने बैठे बच्चे नफरत से मुड़कर देखने लगे। तुम जानवर हो क्या? तुमने 2 पूरी ट्रेस खा ली। उन्हें एला की चापलूसी करने और मुझे नीचा दिखाने की आदत थी, और पहले मैं उन्हें सहता था। वो एला के दोस्त थे और मैं उनसे अच्छे से रहना चाहता था, इस उम्मीद में कि वो मेरे बारे में अच्छा बोलेंगे। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत शेमशील था। जब भी एला उन्हें कुछ खिलाती थी तो पैसे मेरे ही जाते थे। मैंने शांति से कहा, मैंने अपने पैसे खर्च किए, 2 ट्रेज या 20 ट्रेज, इससे किसी और को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सामने बैठे बच्चे चुप हो गए, उनके चेहरे उतर गए। उनमें से एक ने धीरे से कहा, उसके अपने पैसे? क्या एला की फैमिली उसके सारे खर्चे नहीं उठाती? लेकिन एला पहले से ही गुस्से में थी, खासकर इस बात पर कि मैं उसके लिए लंच नहीं लाया था। उसने कुछ भी नहीं खाया था। उसका गुस्सा बढ़ गया। जैक, तुमने ये खुद किया है, उसने कहा। देखते हैं तुम ये कब तक कर पाते हो। वो उठी और अपना सामान उठाया। फिर ब्री से कहा, मुझसे सीट बदल लो, तुम इसके पास बैठो। जब भी वो नाखुश होती, यही उसकी सजा होती थी, मेरे पास बैठने से मना कर देना। आखिरकार मैंने उस सीट के लिए मिन्नतें की थीं। उसे मेरा ट्यूटर बनना था, मेरे पास बैठकर मुझे पढ़ाई में मदद करनी थी। लेकिन अब सोचता हूँ, उसने मुझे कभी एक बार भी नहीं पढ़ाया। उसने सिर्फ मुझे हुक्म दिए। उसे लगा कि इससे मैं घबरा जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। एला ने खाना नहीं खाया था। रायन अभी भी पेट दर्द से परेशान था। वो पास ही बैठी थी, चेहरा उतरा हुआ था, खिड़की के पास बैठे मुझ पर नजर डाल रही थी। इस बार एला सच में गुस्से में थी। वो पहले से ही प्लान बना रही थी कि जब मैं माफ़ी मांगने आऊँगा तो वो क्या करेगी। स्कूल के बाद मेबैक गेट पर इंतज़ार कर रही थी। मैं सीधा उसकी तरफ गया, बिना इधर उधर देखे।
अब तक पूरे स्कूल को पता चल गया था कि मैंने एला से पंगा ले लिया है। सब मेरा बुरा हाल देखने का इंतजार कर रहे थे। जब मैं बिना हिचकिचाए अंदर बैठ गया तो कानाफूसी शुरू हो गई। क्या इसने उसके लिए लंच लाने से मना नहीं किया था और अब उसकी कार में मुफ्त की सवारी कर रहा है? एक नौकर का बेटा मालिक बनने की कोशिश कर रहा है। एला अभी तक आई भी नहीं और ये खुद ही बैठ गया। एला बहुत सब्र वाली है। अगर मैं उसकी जगह होती तो इस एहसान फरामोश को कब का निकाल दिया होता। मैंने हर एक शब्द सुना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं अपनी सीट पर बैठा और ड्राइवर से कहा, चलिए। ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा, लेकिन मिस एला अभी तक नहीं आई हैं। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। कभी कभी एला स्टूडेंट काउंसिल की वजह से लेट हो जाती थी। मैं हमेशा इंतजार करता था। उसने आज भी यही उम्मीद की थी, लेकिन मैं उसे चलने के लिए कह रहा था। ड्राइवर मेरे ऑर्डर्स नहीं मान रहा था और उल्टा एला का साइड ले रहा था। मुझे हंसी आ गई। अंकल स्टीव, मेरे पापा का एक ही बच्चा है, मैं। हमारे यहाँ यंग मिस कब से हो गई? क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ है? अंकल स्टीव ने चिंता से कहा। फिक्र मत करो, मैं उससे बात करूंगा। रहने दीजिए, बस गाड़ी चलाइए। मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता और ना ही उसे दोबारा देखना चाहता हूं। अंकल स्टीव हिचकिचाया, गाड़ी नहीं बढ़ाई। वो सबसे बेहतर जानता था कि मैं उसकी बेटी के सामने कैसे झुक जाता था। जब भी वो कुछ कहती, मैं कभी पलटकर जवाब नहीं देता था। उसने सोचा कि अगर वो मुझे इग्नोर भी कर दे तो ज्यादा से ज्यादा एला मुझे थोड़ा डांट लेगी। वो पहले ही एक ऐसे फ्यूचर के सपने देखने लगा था जहां मुझे फैमिली की दौलत मिलती और उसकी बेटी को सब कुछ। वो खुद को सिर्फ ड्राइवर नहीं समझता था, वो पहले से ही ससुर का रोल निभा रहा था। आप गाड़ी चला रहे हैं या नहीं? मैंने गुस्से से पूछा। मेरे पापा असल में उसे कुछ टाइम पहले ही निकालना चाहते थे। खबर मिली थी कि अंकल स्टीव जुआ खेलता है। मेरे पापा ऐसे किसी को आसपास रखने में कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन उस वक्त मेरा दिमाग खराब था। मैंने हर बार उसका बचाव किया था, उसे नौकरी पर रखा, क्योंकि जब तक वो रहता एला भी रहती। मैंने उसकी तारीफें की थी, सबको बताया था कि वो मेरे लिए कितना अच्छा है। सिर्फ इसीलिए उसके पास अभी भी ये जॉब थी। और अब वो अपने मालिक की ही नहीं सुन रहा था। वो लोग आ गए। जैसे ही अंकल स्टीव ने एला को गेट पर देखा, वो कार से कूदकर बाहर निकल गया। एला रायन के साथ आ रही थी। उसने उसे सहारा दिया हुआ था। अंकल स्टीव ने दरवाज़ा खोला। एला रायन को अंदर बैठने में मदद करने लगी। एला के लिए अपनी फीलिंग्स की वजह से उसे अपने पास रखने के लिए मैंने रायन को हर रोज़ साथ आने दिया था। ड्राइवर पहले रायन को छोड़ता, फिर हमें घर ले जाता, और सुबह मैं जल्दी उठता सिर्फ रायन को पहले पिक करने के लिए। रायन के अंदर बैठने से पहले मैं बोल पड़ा, क्या किसी ने नहीं कहा था कि वो आज मेरे साथ नहीं जा रही? और फिर भी वो यहाँ मेरी कार के पास है। देखने वाली भीड़ को विश्वास नहीं हुआ। जैक की प्रॉब्लम क्या है? ये एला की कार है ना? वो उसे अंदर नहीं आने दे रहा। वो सब एक साथ बोलने लगे। एला मुझे घूर रही थी। उसका चेहरा सख्त था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज मुझे क्या हो गया है। मैं उसे कोई रास्ता नहीं दे रहा था। तुम्हें ये करना जरूरी है। मैंने लंच के लिए तुम्हें माफ करने का सोचा था। जैक, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। अपने खुद जाओ, मेरे साथ मत आओ। एला का चेहरा पहले पीला पड़ा, फिर लाल हो गया। वो जानती थी कि सबकी नज़रों में वो एक अमीर लड़की है। अगर वो इस कार में नहीं बैठी तो उसकी पूरी इमेज खराब हो जाएगी। इसलिए उसने अंदर हाथ डाला और मुझे कार से बाहर खींच लिया। फिर रायन को अंदर बैठाया। एला, हद पार मत करो। मैं मानता हूँ उसने सच में मुझे गुस्सा दिला दिया था। मैं पहले का बहुत कुछ भूल गया था, लेकिन अब उसका चेहरा देखकर मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि मैंने उसे कैसे बर्दाश्त किया या सोचा कि वो प्यार के लायक है। एला ने मुझे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। बहस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अपने पापा की तरफ मुड़ी। चलिए। अंकल स्टीव गाड़ी चलाकर ले गया और मैं फुटपाथ पर खड़ा रह गया। देखने वाली भीड़ अपनी हंसी नहीं रोक पाई। वो जोर से हंसने लगे। इसकी यही औकात है। इतना गलत बिहेव करने का यही अंजाम होता है। मैंने अपना फ़ोन निकाला। ये फ़ोन एला ने खुद खरीदा था। एक सस्ता नोकिया, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 100 का होगा। उसे इम्प्रेस करने के लिए मैंने उसे वो ब्रांड न्यू आईफोन दे दिया था जो मेरे पापा ने मुझे बर्थडे पर दिया था, और बदले में ये कबाड़ ले लिया था। उस वक्त मुझे लगा था कि ये उसकी इज्जत बचाने का एक तरीका है। अब इस बेकार से फ़ोन को देखते हुए मुझे हंसी आ गई, लेकिन मैंने अपने पापा को कॉल किया। एक पल बाद मेबैक वापस घूमकर आई। वो गेट पर आकर रुकी। अंकल स्टीव अजीब सा चेहरा बनाकर बाहर निकले। छोटे मालिक, साफ था कि उन्हें अभी अभी डांट पड़ी है। उन्हें बाहर निकालो, मैं उनके साथ राइड शेयर नहीं करूंगा। अंकल स्टीव कार की तरफ मुड़े।
एला पहले ही रायन को बाहर निकालने में मदद कर रही थी। दोनों ही चौंक गए थे। रायन घबराया हुआ लग रहा था। जैक, अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, लेकिन तुम्हें एला के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। वो हमेशा से तुम्हारे साथ अच्छी रही है। एला ने हाथ से उसे रोका। रहने दो। जब वो दोनों बाहर निकल गए, मैं अंदर बैठ गया। गाड़ी चलने से पहले मैंने खिड़की नीचे की, मुस्कुराया और एला को हाथ हिलाकर कहा, बाय। अंकल स्टीव ने रियर व्यू मिरर से मुझे देखा। साफ था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना आगे जाऊंगा। छोटे मालिक, उसने धीरे से शुरू किया, झगड़े होते रहते हैं, इतना दिल पर मत लो। मैं एला से आकर माफी मंगवा लूंगा। वैसे गाड़ी के बिना उसे शायद बस लेनी पड़ेगी। पता नहीं वो किस टाइम घर पहुंचेगी। जब सब लोग बस ले सकते हैं तो वो क्यों नहीं? अंकल स्टीव, क्या आप भूल गए हैं कि आपको सैलरी कौन देता है? अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो आप नौकरी छोड़ सकते हैं। मुझे लेक्चर दे रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी बेटी को मेरे परिवार के पैसों में हिस्सा मिल सकता था। उन्होंने मुझे अपने मालिक की तरह ट्रीट करना बंद कर दिया था। अगर मैंने अपने पापा को कॉल नहीं किया होता तो वो मुझे वहां बिना सोचे समझे छोड़ जाते। अंकल स्टीव तुरंत चुप हो गए। घर पर आंटी चैन मुझे दरवाजे पर मिली। छोटे मालिक, आप अकेले वापस आ गए। मिस एला कहाँ है? इस घर में अब कोई मिस एला नहीं है, मैंने कहा। आंटी चैन ने आंखें झपकाईं। छोटे मालिक को आखिर अकल कब आई? मैंने एला को इतने लंबे समय तक इतना अच्छा ट्रीट किया था कि वो और उसके पापा दोनों अपनी औकात भूल चुके थे। आंटी चैन ने कई बार कुछ कहना चाहा था, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो जानती थी कि इससे मुझे बुरा लगेगा। अब मुझसे ये सुनकर वो सच में भावुक हो गईं। उन्होंने मेरी तरफ देखा। वो हमेशा से घर के सारे स्टाफ में से मुझसे सबसे अच्छे से पेश आती थी, लेकिन पहले क्योंकि वो एला के आसपास चीजें मैनेज करती थी, मैं बेवजह उससे नफरत करता था। मेरे पिछले जन्म में जब एला ने घर संभाला तो आंटी चैन ही वो पहली इंसान थी जिसे उसने निकाला था। सब कुछ याद करके अब उसे देखते हुए मेरी आंखें भर आईं। मैं ऊपर जा रहा हूं, मैंने उनसे कहा। जरूर। ओ, मिस सोफिया आई हैं, क्या मैं उन्हें भेज दूं? सोफिया अक्सर घर आती थीं, लेकिन क्योंकि मेरे पापा ने उसे मेरे लिए चुना था और मैं एला के पीछे पागल था, मुझे सोफिया के होने से ही नफरत थी। जब भी वो आती, मैं उससे मिलने से मना कर देता। मैं बस किसी से कहकर उसे भेज देता था। आखिर में हम दोनों शायद ही कभी आमने सामने आए होंगे। लेकिन जब मैं मर रहा था तो उसके ही लोगों ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया था। वो कभी नहीं भूली थी कि वो मेरी मंगेतर है। मैंने आंटी चेन को रोका। मैं उससे मिलूंगा। वो कहाँ है? पीछे आंगन में स्नोबॉल के साथ खेल रही हैं। मैं पीछे आंगन में गया और देखा कि सोफिया स्नोबॉल को खिला रही है। मैं वो कुत्ता खुद चाहता था, लेकिन एला ने कहा था कि उसे कुत्ते पसंद नहीं, इसलिए मैंने उसके पास जाना बंद कर दिया था। लेकिन यहाँ सोफिया स्नोबॉल के साथ बिल्कुल आराम से थी। उसने अपने स्कूल की ब्लू यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, दुनिया की सबसे आम चीज, और ना जाने कैसे वो उसमें कमाल लग रही थी। मरने से पहले मैंने उसके बारे में जो सुना था उसे याद करके, एक ऐसी औरत जिसके पास सब कुछ था, जिसने इतने साल अकेले बिताए, मेरी आंखें लाल हो गईं। सोफिया ने स्नोबॉल को सहलाना बंद किया और ऊपर देखा। मैं दरवाजे पर खड़ा था। उसने मुझे आते हुए नहीं सुना। वो मेरी तरफ बढ़ने लगी, फिर खुद को रोका। उसे याद आया कि मैं उससे हमेशा कितनी नफरत करता था और रुक गई। छोटे मालिक जैक। सोफिया खूबसूरत थी, लेकिन अपनी उम्र से ज्यादा शांत थी। वो मेरी ही उम्र की थी, लेकिन उसके तेवर 25 साल के लोगों जैसे थे, और पढ़ाई में उसने पूरे प्रोविंस में टॉप रैंक हासिल किया था। वो एक ऐसी इंसान थी जिसे एला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एला हमेशा कहती थी कि सोफिया की कामयाबी सिर्फ उसके अमीर होने की वजह से है, कि उसकी फैमिली ने उसे हर रिसोर्स और फायदा दिया है, सिर्फ इसीलिए वो इतनी अच्छी हो सकती थी। अगर मेरे पास वो होता जो उसके पास है तो मैं भी उतनी ही अच्छी होती। जब भी सोफिया के ग्रेड्स आते, एला अपनी चिड़चिड़ाहट नहीं छुपा पाती थी, और मैंने उस एहसास को खुद पर हावी होने दिया था। मैंने भी सोफिया को एक दुश्मन की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया था। लेकिन ईमानदारी से सोचूं तो हमने मुश्किल से कभी बात की थी। उसने मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया था। इस बार मैंने अपनी फीलिंग्स को काबू में रखा और धीरे से पूछा, तुम्हें कुछ चाहिए था? बस तुम्हें देखने आई थी, सोफिया ने कहा। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने समझदारी से माहौल को समझा। मैं जानती हूं तुम मुझे यहां नहीं चाहते, मैं चली जाती हूं। उसने तो मुझसे मिलने की उम्मीद भी नहीं की थी। वो सच में सिर्फ स्नोबॉल के लिए आई थी। मेरा बाहर आना ही उसके लिए उम्मीद से ज्यादा था। वो जाने ही वाली थी। इससे पहले कि मैं खुद को रोक पाता, मैं बोल पड़ा, क्या तुम डिनर के लिए रुकना चाहोगी?
सोफिया रुक गई। उसने मुझे सच में हैरानी से देखा। क्या ये ठीक है? शाम की धूप मुझ पर पड़ रही थी, सब कुछ नरम लग रहा था। हाँ बिल्कुल। एला अभी तक वापस नहीं आई थी, वो रायन को छोड़ने गई थी। पहले मैं बिना सवाल किए उसके लिए डिनर रोक कर रखता। मुझे इतनी जल्दी खाना खाने के लिए तैयार देखकर आंटी चैन हैरान थी। क्या हम मिस एला का इंतजार नहीं कर रहे? किस लिए? घर के स्टाफ को मुझे एला के आगे पीछे घूमते देखने की इतनी आदत हो गई थी कि अब जब मैंने ये बंद कर दिया, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। आंटी चेन ने और नहीं पूछा। जरूर, मैं सब तैयार करवाती हूँ। और अंकल स्टीव को बता देना कि उन्हें कल से आने की जरूरत नहीं है, कभी नहीं। आंटी चेन रुकी और खुद को संभाला। ये पूछना उनका काम नहीं था। समझ गई। एला के पापा को ऑफिशियली निकालने के बाद मैं आखिरकार डाइनिंग रूम में बैठा। सोफिया चुपके से मुझे देख रही थी। जैसे ही मैं बैठा, उसने तुरंत नजर घुमा ली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी घबरा जाएगी। इससे मेरा मन उसे थोड़ा छेड़ने का करने लगा। तुम मुझे क्यों नहीं देख रही? क्या मैं इतना बुरा दिखता हूं? मेरे ग्रेड्स शायद खराब हों, लेकिन मैं देखने में बुरा नहीं हूं। अगर एला ने मुझे इस तरह नीचे न गिराया होता तो मेरा ये हाल कभी नहीं होता। सोफिया मेरी तरफ मुड़ी, चेहरे पर बिल्कुल शांति थी। आप नहीं हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखते तो उसके कान बिल्कुल लाल हो गए थे। मैं मुस्कुराया। वैसे मैंने सुना है तुम्हारे ग्रेड्स कमाल के हैं। उसे मेरी इस तरह की गर्माजोशी की आदत नहीं थी। वो ठीक ठाक हैं, उसने कहा। क्या तुम किसी अच्छे ट्यूटर को जानती हो? मुझे सच में एक रिकमेंडेशन चाहिए। एला पर भरोसा करना अब जाहिर है कोई ऑप्शन नहीं था। इस बार मैं ये सोचकर आराम से जिंदगी नहीं गुजारने वाला था कि मेरे पापा हमेशा मेरी रक्षा करेंगे। मैंने पिछले जन्म में मुश्किल से कोई किताब खोली थी। जब तक मेरे पास मौका है, मैं उसे सुधारना चाहता था। सोफिया के कॉन्टैक्ट्स थे। अ ट्यूटर रेकमेंडेड वुड प्रोबेबली एक्चुअली वर्थ समथिंग। एक ट्यूटर? एला का क्या? उसने सुना था कि मेरा ट्यूटर एक क्लासमेट है, इसलिए एला इतने समय से मेरे घर पर रह रही थी। उसे निकाल दिया है क्योंकि एला ने मेरी कभी इज्जत नहीं की। उसके पास मुझे पढ़ाने का बिल्कुल सब्र नहीं था और हर एक पैसा जो मैंने उसे दिया था पूरी तरह बर्बाद हो गया था। सोफिया हैरान लगी। मैं साफ तौर पर सीरियस था, ये कोई मजाक नहीं था। उसने अपना ग्लास उठाया और एक घूंट पिया, खुद को संभालते हुए। मेरा कोई ट्यूटर नहीं है, मैंने हमेशा खुद ही पढ़ाई की है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं रोज आकर आपको खुद पढ़ा सकती हूँ। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि मैं हाँ कहूँगा। ये देखते हुए कि मैंने उसकी तरफ पहले कभी एक नज़र तक नहीं डाली थी, डिनर पर बुलाया जाना ही उसकी उम्मीद से बहुत ज़्यादा था। इसलिए जब मेरा चेहरा इस तरह खिल उठा तो वो तैयार नहीं थी। सच में? सोफिया ने सर हिलाया। मेरे रिएक्शन से थोड़ा घबरा गई। जब भी आप तैयार हों। बिल्कुल, मैंने कहा, सच में खुश होकर। ज़रूर, बस मैं तुम्हारा पढ़ाई का टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। नहीं होगा, सोफिया ने कहा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी नरमी थी जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल था। मुझ पर इसका कोई असर नहीं होगा। उसने पहले ही पूरा हाई स्कूल का सिलेबस ख़त्म कर लिया था और उसे यूनिवर्सिटी में गारंटीड प्लेसमेंट मिल चुकी थी। लेकिन उसने ये सब कुछ नहीं कहा, इस डर से कि कहीं मैं मना ना कर दूं। तो शुक्रिया, मैंने कहा। मेरे ग्रेड्स बहुत ख़राब हैं, बस मुझ पर हार मत मानना। एला के ग्रेड्स भी अच्छे थे, लेकिन उसमें सब्र बिल्कुल नहीं था। अगर मुझे पहली बार में कुछ समझ नहीं आता, वो जस्ट येल एट मी। मेरे ग्रेड्स पहले एवरेज थे, उसकी ट्यूटरिंग के अंडर वो और ख़राब हो गए और मेरा कॉन्फिडेंस भी चला गया। मैं नहीं मानूंगी, सोफिया ने कहा। तो मैं स्कूल के बाद आ जाऊंगी। हम दोनों वहां डिनर पर बैठे थे। सोफिया चुप थी। मैंने अपनी चॉपस्टिक्स उठाई और उसकी प्लेट में थोड़ा खाना रखा। अपना ही घर समझो, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। और ठीक उसी पल एला अंदर आई, रायन को अभी अभी छोड़कर। उसे अपने पापा के बारे में खबर मिल चुकी थी और उन्होंने उसे खूब सुनाया था। वो अंदर आई तो देखा कि मैं उसके बिना खाना खा रहा हूं। हर डिश झूठी हो चुकी थी। उसका चेहरा तुरंत उतर गया। मैंने उसकी तरफ देखा और खाता रहा। एला अपने पापा के बारे में मुझसे बात करने आई थी, लेकिन फिर उसने सोफिया को वहां बैठे देखा। ये यहां क्या कर रही है? उसने कहा, साफ तौर पर चिढ़कर। पहले मैं एला को खुश रखने के लिए हर दूसरी लड़की से दूरी बनाकर रखता था। जब भी सोफिया आती, मैं बिना देखे ही उसे वापस भेज देता था। और अब वो यहां मेरे डिनर टेबल पर थी। वो मेरी मेहमान है, मैंने कहा। तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? एला धीरे से बैठ गई, मुझे देखते हुए। तुमने उसे यहां मुझे चिढ़ाने के लिए बुलाया है ना?
वो हर कंपटीशन में सोफिया से नफरत करती थी। जब तक सोफिया का नाम टॉप पर रहता, फर्स्ट प्लेस उसकी पहुंच से दूर था। सोफिया चुपचाप बैठी रही, कुछ नहीं कहा। मैंने एला की तरफ देखा। तुम ज्यादा सोच रही हो एला, तुम उतनी जरूरी नहीं हो। एक समय था जब मैं सोचता था कि वो मेरी पूरी दुनिया है। मैंने सब कुछ उसके नाम कर दिया था, लेकिन एक दूसरा मौका मिलने पर उसे देखकर मुझे सिर्फ नफरत महसूस हुई। ऐसे किसी से प्यार करने ने मुझे हमेशा नीचे ही गिराया है। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे किसी और लड़की के साथ देखकर तुम परेशान हो जाओगी, तो तुम्हें बिल्कुल गलत अंदाजा है कि हम कहाँ खड़े हैं। मैं तो चाहता हूं कि तुम किसी और के करीब जाओ। कम से कम तब तुम आसपास आकर मुझे परेशान करना बंद करोगी। इसके बाद वो उठी और सीधे ऊपर अपने कमरे में चली गई। मैं कुछ बोल नहीं पाया। जब एला चली गई, मैंने सोफिया के चेहरे पर बदलाव देखा। कुछ अजीब सा एहसास उसके चेहरे से गुजरा था। उसकी बात मत सुनो, मैंने जल्दी से कहा। मुझे पूरा यकीन नहीं था कि वो इसका गलत मतलब नहीं निकालेगी, लेकिन सोफिया ने कुछ नहीं कहा। वो चुप हो गई थी। उसकी गर्माजोशी की जगह एक अजीब सी ठंडक ने ले ली थी। डिनर के बाद मैं उसे दरवाजे तक छोड़ने गया। घर जाते हुए ध्यान रखना, ठीक है? वो बिना कुछ कहे चली गई, हमेशा की तरह शांत। मैं अंदर वापस आया। एला सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसने अपनी यूनिफॉर्म की जैकेट उतार दी थी और सिर्फ एक शॉर्ट स्लीव शर्ट पहनी हुई थी। उसने जितनी भी बुरी चीजें की थीं, वो साख मेरी खूबसूरत थी, नरम दिखने वाली, लगभग भोली। ठीक इसी तरह उसने मुझे पहले बेवकूफ बनाया था। अब एला मेरी तरफ मुड़ी और कहा, तुमने मेरे पापा को क्यों निकाला? उसने सोफिया के सामने ये बात नहीं उठाई थी। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि किसी को पता चले कि वो सिर्फ ड्राइवर की बेटी है। सोफिया के सामने तमाशा करना उसके लिए शर्मिंदगी की बात होती। क्या मुझे एक ड्राइवर को निकालने के लिए तुम्हें वजह बताने की ज़रूरत है? वो मेरे पापा हैं, एला ने कहा। आज जो कुछ भी हुआ वो मेरा फैसला था, उनका इससे कोई लेना दे नहीं है। अगर तुम्हें किसी को सजा देनी है तो मुझे दो। जाओ, मुझे भी निकाल दो। फायर शब्द ने मुझे एक नया जोश दिया। मैंने सीधा उसकी तरफ देखा। खुशी से, तुमने अभी क्या कहा? एला मुझे घूरती रही। तुम हमेशा सोचते थे कि मैं बेवकूफ़ हूं, है ना? ठीक है, सब खत्म। अपना सामान पैक करो और यहां से चली जाओ। मैं दूसरा ट्यूटर ढूंढ लूंगा। जब से तुमने मुझे पढ़ाना शुरू किया है, मेरे ग्रेड्स और ख़राब हो गए हैं। सच कहूं तो जितने पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम उसके लायक नहीं हो। एला ने सोचा मैं मजाक कर रहा हूं। उसे विश्वास नहीं हुआ कि मैं सच में ऐसा कर रहा हूं। तुम्हारी ग्रेड्स इसलिए खराब है क्योंकि तुम समझ नहीं पाते। मैं वही प्रॉब्लम रायन को एक बार समझाती हूं और वो तुरंत समझ जाता है। और तुम उम्मीद से परे हो। ये मेरी गलती है कि मैंने कोशिश भी की। अगर तुम दूसरा टीचर भी ले आओ तो भी यही होगा। कोई तुम्हें और नहीं पढ़ा सकता। प्रॉब्लम तुम में है। वो अब भी ये सब मुझ पर डाल रही थी। मेरे घर से निकल जाओ जाक, एला ने गुस्से से कहा। तुम अभी भी एक स्टूडेंट हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम बस मेरे पीछे घूमने के बारे में सोचते रहते हो, तभी तुम्हारे ग्रेड्स इतने खराब हैं। तुम ये क्या कह रही हो? एला ठंडे से हंसी। तुम्हारे ये छोटे छोटे खेल, तुम बस इसलिए जल रहे हो क्योंकि रायन और मैं करीब हैं। तुम्हें बुरा लग रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती। मैं सिर्फ स्कूल पर ध्यान देना चाहती हूँ और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में एक दिन भी नहीं पढ़ोगे तो भी तुम्हारे परिवार के पैसे सब कुछ संभाल लेंगे। इसलिए मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैंने उसे एक पल के लिए घूरा। मैं सच में हैरान था। फिर मुझे समझ आया। साथ रहने की बात किसने की? एला, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ? मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। एला ने बस सोचा कि मैं जिद्दी हो रहा हूँ। जो भी सोचना है सोचो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। अगर तुमने सोफिया को दोबारा डिनर पर बुलाया तो मुझसे बात करने की उम्मीद मत रखना। वो मुड़ी और सीधे अपने कमरे में चली गई, दरवाज़ा जोर से बंद करते हुए। काफ़ी गुस्सा है, जैसे कि ये उसका घर हो। मैं अपने कमरे में गया और आंटी चैन को फ़ोन किया। कल एला का सामान उसके कमरे से बाहर निकाल देना। इस घर में किसी ऐसे के लिए कोई जगह नहीं है जो मेरे सर पर चढ़ना चाहता है। मैंने आंटी चैन से सोफिया का नंबर लिया और सेव कर लिया। फिर मैंने उसे एक मैसेज भेजा, तुम ठीक से घर पहुंच गई? कोई जवाब नहीं आया। अगली सुबह मैं अपने टाइम से उठा। अब रायन के लिए जल्दी उठकर उसे पिक करने की जरूरत नहीं थी। मैं आखिरकार तब तक सो सकता था जब तक मैं चाहूं। मैंने सोचा एला चली गई होगी, लेकिन वो डाइनिंग टेबल पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने एक सीट ढूंढी और अपना नाश्ता शुरू किया।
हर रोज रायन लेने के लिए जल्दी में मैंने महीनों से घर पर ठीक से नाश्ता नहीं किया था। अब मैंने ऊपर देखा तो एला वहां इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर वही जिद्दी सा भाव था। अभी भी वो सोचती थी कि वो मुझे अपने इशारों पर नचा सकती है। मैंने नाश्ता खत्म किया और बाहर निकल गया। एला ठीक मेरे पीछे आई। नया ड्राइवर पहले से ही वहां था और उसने मेरे लिए दरवाजा खोला। मैं अंदर बैठ गया। एला मेरे बाद अंदर बैठी। मैंने उसकी तरफ देखा। एला, क्या तुमने ही नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ नहीं जाओगी? मुझे कल का हर एक शब्द याद है। एला ने अपने होंठ बंद कर लिए और कुछ नहीं कहा। अगर उसके पापा ने उस पर मामला शांत करने का दबाव ना डाला होता तो वो कभी नहीं आती। थोड़े पैसे क्या आ गए, लोगों पर हुक्म चलाने लगा है, समझता क्या है खुद को। लेकिन उसके पापा को अभी भी नौकरी की जरूरत थी। मैंने उस पर और टाइम बर्बाद नहीं किया, बस ड्राइवर को स्कूल ले जाने के लिए कहा। मैं बाहर निकला, एला पीछे आई। हम हमेशा रायन के साथ आते थे। आज उसने बस ली थी। एला को देखकर वो दौड़ कर आया। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। कल के दृश्य ने उसे उलझा दिया था। एक नौकर का बेटा एला के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा था। हमें साथ आते देखकर उसने पूछा, तुम दोनों का सुलह हो गया? मैंने उन दोनों पर ध्यान नहीं दिया। मैं सीधा अंदर चला गया। एला मुझे जाते हुए देखती रही, गुस्से में, क्योंकि मैं उसके लिए रुका तक नहीं। उसके साथ बहस करने जैसा कुछ नहीं है। उसने रायन से कहा। रायन ने सर हिलाया। जो भी हो, एक नौकर के बेटे को अपने साथ ऐसा बर्ताव करने देना, तुम बहुत सब्र वाली हो। लोग बातें कर रहे हैं एला। वो कह रहे हैं कि जैक ही असली छोटे मालिक हैं। उन्हें इग्नोर करो। मैंने कहा, मेरे पापा और जैक का रिश्ता अच्छा है। उन्होंने मुझसे जैक का ध्यान रखने के लिए कहा है। मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। ये बात समझ में आई। अगर ये उसके पापा के लिए था तो रायन थोड़ा शांत हुआ। मैं क्लास में पहुंचा। ब्री पहले से ही वहां मेरी सीट रोके खड़ी थी। हटो, मैंने कहा। ब्री ने मेरी तरफ देखा। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। कल तुमने एला और रायन को गेट पर अकेला छोड़ दिया और ड्राइवर को लेकर चले गए। मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से हंसा। मेरी कार, मेरी मर्जी, तुम हो कौन? मेरे कॉन्फिडेंस ने सबको चौंका दिया। क्या तुम कह रही हो कि वो मेबैक तुम्हारी है? और क्या होगी, मैंने सीधे कहा। ब्री थोड़ा सा हंसी। प्लीज, हम सब जानते हैं कि तुम कौन हो जैक। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ छोटे मालिक बन सकते हो? सच में? खबर है कि वो ड्राइवर तुम्हारे पापा है। तुम्हारा पूरा परिवार जंग्स के लिए काम करता है। एला बस इतनी दयालु है कि वो तमाशा नहीं करती, वरना उसने तुम्हें कब का निकाल दिया होता। अपनी किस्मत पर ज्यादा इतराओ मत। ब्री रायन के करीब थी, जो हमेशा एला के आसपास रहता था। जब उसने इस तरह कहा तो लोगों ने उस पर विश्वास कर लिया। एला और रायन क्लासरूम के दरवाजे पर दिखे। एला का चेहरा उतरा हुआ था, क्योंकि ब्री ने जो अभी कहा था वो असल में मुझ पर हमला नहीं था, वो उस पर हमला था। वो ब्री के पास गई। अपनी सीट पर वापस जाओ। ब्री ने एला को झिझकते हुए देखा। साफ था कि उसे उसकी नाराजगी महसूस हो रही थी और अपना सामान हटा लिया। एला फिर से मेरे पास बैठ गई। मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसके आने जाने से मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो टीचर की फेवरेट थी और सब उसे पसंद करते थे। कोई उसकी सीट बदलने पर सवाल नहीं उठाता। ब्री रायन के पास बैठ गई, अभी भी मुंह फुलाए हुए। उसने रायन से कहा, एला ये क्या कर रही है? जैक उसके सर पर चढ़ रहा है और वो अभी भी उसे बचा रही है। वो अभी उसके घर पर रह रहा है। उसके पापा ने उसे उसका ध्यान रखने के लिए कहा है, रायन ने कहा। बस इतनी सी बात है, इसे ज्यादा मत सोचो। ओह, ब्री ने कहा, ये बात है। उसने दावा किया कि वो कार उसकी है। एला का फोन जाहिर है महंगा है और जो गिफ्ट्स वो रायन को देती है वो भी सस्ते नहीं होते। लेकिन जैक का फोन बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है और वो अमीर लड़का बनना चाहता है। कौन विश्वास करेगा इस पर? मैंने चुपके से अपना फोन चेक किया। सूफिया ने आखिरकार रिप्लाई किया था, एक शब्द, हाँ, बिल्कुल ठंडा। कल वो गर्माजोशी से भरी और बात करने में आसान थी। फिर वो चली गई और दूर हो गई और उसने अभी अभी उस मैसेज का जवाब दिया था जो मैंने कल रात भेजा था। एला ठीक मेरे पास बैठी थी और मेरी स्क्रीन पर एक झलक पड़ी। कॉन्टैक्ट का नाम सोफिया। उसने गुस्से से देखा। कुछ खास नहीं बदला था, लेकिन कल से मैं एक बिल्कुल अलग इंसान जैसा लग रहा था। मैंने अपना फोन निकाला और सोफिया को एक मैसेज भेजा, आज दोपहर भी ट्यूटरिंग के लिए आ रही हो ना? उसका जवाब जल्दी आ गया, एक शब्द, हाँ। काफी था। मैंने अपना फोन रख दिया। मैं क्लास में डूब गया।
ऐसा फोकस जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। लंच में रायन एला को लेने आया। उसने खुद ही मेरी तरफ देखा। तुम खाना नहीं खाओगे? मेरा आज का फोकस उसे साफ तौर पर उलझा रहा था। कोई नींद नहीं, और अब मैं घंटी बजने के बाद भी ध्यान से अपने नोट्स अरेंज कर रहा था। कभी मेरा दिमाग सिर्फ उसी से भरा रहता था, लेकिन मेरे भी ऐसे पल होते हैं जब मैं गंभीरता से पढ़ाई करता हूँ। मुझे क्लास के बाद भी व्यस्त देखकर इला उत्सुकता से पूछे बिना नहीं रह पाती। मैंने ऐसे बिहेव किया जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं, उसे सीधे इग्नोर कर दिया। रायन ने इला की तरफ देखा। अगर वो नहीं जा रहा तो चलो हम चलते हैं, हम उसके लिए कुछ ले आएंगे। रहने दो, मैंने कहा। रायन एक अच्छा इंसान था, कम से कम सभी उसे ऐसा ही देखते थे। जब दूसरे लोग मेरे पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाते थे तब भी रायन अच्छे से पेश आता था, लेकिन मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता था। मैंने अपना सामान ठीक से उठाया और खड़ा हो गया, लेकिन अपने रास्ते चला गया। रायन एला के पास आ गया। उससे क्या हो गया है? वो तुम्हें पूरी तरह इग्नोर कर रहा है। तुमने क्या किया? एला भी उतनी ही उलझी हुई थी। वो भी ये जानना चाहती थी। आमतौर पर चाहे वो कितनी भी ठंडी क्यों ना हो, मैं हमेशा एक ज़रूरतमंद छोटे कुत्ते की तरह उसके पास गिड़गिड़ाने लौट आता। लेकिन कल से उसने कुछ अलग नहीं किया था, और फिर भी मैं यहाँ था। वो समझ नहीं पा रही थी। रायन ने कहा, वैसे क्या तुम उसे इस हफ्ते के आखिर में अपनी बर्थडे पार्टी में बुला रही हो? इस हफ्ते के आखिर में एला का बर्थडे था। पिछले साल उसने इंपीरियल व्यू होटल में सेलिब्रेट किया था। मैंने सब कुछ बुक किया था, हर डिटेल ऑर्गेनाइज की थी, और उसे स्कूल से जिसे भी बुलाना था बुलाने दिया था। एक रात में लाखों खर्च हुए थे। हर क्लासमेट जो आया था उसने उसकी तारीफ की थी। एला की बर्थडे पार्टी में बुलाया जाना एक सम्मान माना जाता था। इस साल भी कुछ अलग नहीं था। मैंने कुछ दिन पहले ही सब कुछ संभाल लिया था। अगर मैंने उसे निकालने की बात ना कही होती तो एला ने दूसरी बार सोचा भी नहीं होता। लेकिन कल के बाद, आज की इस ठंडक के बाद वो चिंता किए बिना नहीं रह पाई। अगर मैं नहीं आया तो क्या वो पार्टी कर पाएगी? उसने मुझे दूर जाते हुए देखा और खुद से शांत रहने को कहा। ज्यादा मत सोचो, वो आ जाएगा। वो हमेशा आता है। वो मेरा बर्थडे कभी नहीं छोड़ेगा। शायद ये पूरा ठंडा बर्ताव उसका एक सरप्राइज देने का तरीका है। वो थोड़ा रिलैक्स हुई। वो आएगा, उसने रायन से कहा। हाँ, रायन ने सहमति जताई। उसने कभी मिस नहीं किया। उस दोपहर एला और रायन एक स्कूल इवेंट के लिए रिहर्सल्स कर रहे थे। मैंने इंतजार नहीं किया, मैं सीधा घर चला गया। सोफिया पहले से ही वहां थी। जब मैं अंदर आया तो वो और स्नोबॉल दोनों मुझसे मिलने आए। उसे वहां देखकर मैं मुस्कुराया। शायद ये वो रिश्ता था जो हमने एक दूसरे जीवन में शेयर किया था। लेकिन हर बार जब मैं उसे अब देखता तो ऐसा लगता था जैसे कुछ दुर्लभ और संभालने लायक है। सोफिया मेरी मुस्कान पर चौंक गई। उसे मेरे ठंडे और अलग वर्जन की आदत थी। ये सारी गर्माजोशी उसे बार बार चौंका देती थी। वो मेरी नज़रों से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जल्दी आ गई, चलो स्टडी में चलते हैं। मैंने उसे ऊपर जाने दिया। मैं आज क्लास में कई ऐसी चीज़ों से टकराया जो मुझे समझ नहीं आई। मैं उम्मीद कर रहा था कि तुम मदद कर सकती हो। हम स्टडी में बैठ गए। मेरे पास वाली सीट हमेशा एला की थी, लेकिन अगर वो यहाँ बैठती भी तो वो मुझे कभी गंभीरता से नहीं पढ़ाती। उसने कहा होता कि मैं उसका टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। सोफिया मेरे पास बैठी और 2 प्रैक्टिस टेस्ट्स निकाले। वो ये जानना चाहती थी कि मैं कहाँ से शुरू कर रहा हूँ। मैंने उन्हें ध्यान से सॉल्व किया और उसे दे दिया। सोफिया ने उन्हें चुपचाप देखा। मैं अजीब सा महसूस करने लगा। माफ़ करना, मैं सच में बेकार हूँ। ये तुम्हारी गलती नहीं है सोफिया, बस तुम्हारे पढ़ने के तरीके में सुधार की ज़रूरत है। मैं बेसिक से शुरू करती हूँ, ठीक है? मैंने सर गिलाया। जब सोफिया पढ़ाती है तो वो पूरा समय नीचे देखती रहती है, कभी मेरी तरफ नहीं देखती और बहुत गंभीरता से लेक्चर देती है। लेकिन उसके एक्सप्लेनेशंस इतने साफ थे जो मैंने पहले कभी नहीं सुने थे। जो चीज़ें मुझे महीनों से उलझा रही थी, जैसे ही उसने समझाई अचानक से समझ में आ गई। सोफिया काफ़ी देर से बोल रही थी, उसे प्यास लग रही थी। जब उसने आखिरकार ऊपर देखा तो उसने मुझे घूरते हुए पकड़ा। उसने थोड़ा सा घबराकर नीचे पेपर की तरफ देखा। कुछ गलत है? तुम्हारा कोई सवाल है? मैं बस सोच रहा था, तुम मेरे साथ इतने सब्र से पेश आ रही हो, लेकिन अपने फ़ोन पर तुम बिल्कुल ठंडी हो। कुल 2 शब्द। क्या ये एला वाली बात की वजह से है? क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? नहीं, सोफिया ने कहा, कल घर पर मेहमान आए थे। मैं बिजी थी और तुम्हारा मैसेज सुबह तक नहीं देखा। जब मैंने देखा तो सुबह हो चुकी थी। अगर तुम्हें कभी कुछ चाहिए हो तो मुझे कभी भी कॉल कर लेना। हम पढ़ाई में डूबे हुए थे जब मेरा फ़ोन बजा। मैंने उठाया। एला की आवाज़ आई, जैक
तुम ये क्या कर रहे हो? अब मैंने क्या कर दिया? उसके दोषी ठहराने वाले लहजे से। मुझे सच में नहीं पता था कि मैंने क्या किया है। तुमने उनसे मेरा सारा सामान बाहर फेंकवा दिया। मैंने सोफिया की तरफ देखा। छिपाने का कोई फायदा नहीं था। मैंने सीधे कहा, मैंने तुम्हें कल बताया था कि तुम्हें निकाल दिया गया है। इसका मतलब है कि तुम्हें मेरे घर में रहने का कोई कारण नहीं है। मैं अभी एक सेशन के बीच में हूं, मुझे परेशान मत करो। मैंने फोन काट दिया। एला दरवाजे पर खड़ी थी, बाहर पड़े अपने बैग्स को घूर रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने सच में ऐसा कर दिया है। मैं सच में उसे बाहर निकाल रहा था। मैंने फोन नीचे रखा। चलो आगे बढ़ते हैं, सोफिया ने धीरे से जवाब दिया और कुछ नहीं कहा। कुछ मिनट बाद स्टडी का दरवाजा जोर से खुला। एला वहां खड़ी थी। उसका चेहरा गुस्से से काला था। उसकी नज़र मुझ पर और सोफिया पर पड़ी। उसकी नज़रों में एक तिरस्कार की झलक थी। उसे यहां देखकर मैं खड़ा हुआ और पूछा, तुम क्या चाहती हो? मुझे लगा तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं। मुझे लगा मैं काबिल नहीं हूं, और अब तुम हो जो पीछा नहीं छोड़ पा रही। एला आगे बढ़ी। तुम्हें मजा आ रहा है मुझे इस तरह बेइज्जत करके? सोफिया इंस्टिंक्टिवली खड़ी हुई और मेरे सामने आ गई। तुम्हें बेइज्जत करूं? एला को इतना गुस्सा देखकर मैंने पलटवार किया। मुझे लगता है तुमने गलत समझा है। मैंने तुम्हें कैसे बेइज्जत किया? एला, मैं हूं जो बेइज्जत हुआ है। मैंने तुम्हारी जिंदगी में हर चीज के लिए पाया है, और जब तुम और रायन साथ थे, मैं तुम्हारे पीछे नौकर की तरह घूमता रहा। तुम दोनों की सेवा करता रहा, हर रोज तुम्हारी बेरुखी सहता रहा। तुम उसे बेइज्जती नहीं कहती? मैंने बस वही वापस लिया था जो मेरा था, और उसने उसे बेइज्जती कहा। एला के होंठ सिकुड़ गए। ये मत सोचना कि यहां किसी को लाकर मुझ पर दबाव डाल सकोगी। मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। मैं ये बिल्कुल साफ कर दूं। वो मुड़ने लगी और सीधे दरवाजे से टकरा गई। मैंने खिड़की खोली। आवाज नीचे तक जा रही थी। मैंने उसे नीचे आते देखा, अपने बैग्स उठाए और बिना पीछे मुड़े चली गई। साफ सुथरा निकास। एला हमेशा मेरे सामने गर्व से रहती थी। गरीब परिवार, लेकिन रीढ़ की हड्डी लोहे की। चाहे मैंने उसे कितना भी दिया, वो पैसों के लिए कभी नहीं झुकी। यही तो मुझे उसमें एक बार पसंद था। अब ये बस अजीब लग रहा था। सोफिया ने कमरे के दूसरे कोने से मेरी तरफ देखा। जाक, मैं मुड़ा। वो अभी भी वहां थी। माफ करना, चलो आगे बढ़ते हैं। सोफिया ने मेरी तरफ देखा। शायद मुझे जाना चाहिए। तुम ठीक नहीं लग रहे हो। मैं ठीक हूं, सच में। मैं बस कुछ पुरानी बेवकूफ़ी के बारे में सोच रहा था। ये एला के बारे में नहीं है। एला को जाते देखकर सच में हल्का महसूस हुआ। कम से कम अब मुझे आने वाले कल का डर नहीं था। एला से दूर मैं इस बार बीमार नहीं पड़ूंगा। मैं उसी तरह खत्म नहीं होऊंगा। तो मैं चलती हूं, सोफिया ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैं आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। सोफिया रुक गई। वो मुड़ी और मेरी तरफ देखा। क्या हुआ? मुझे ठीक से नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन मैं देख सकता था कि वो पूरी तरह ठीक नहीं थी। जब भी एला आती और वो सब कहती, सूफिया धीरे धीरे मुझसे दूर होने लगती। एला के साथ मेरी नज़दीकी साफ थी। मैंने कभी नहीं छुपाया था कि मैं उसके बारे में कैसा महसूस करता था। सभी, सोफिया सहित, ने मान लिया था कि मैं एला से प्यार करता हूं, और सच कहूं तो मैं करता था। अगर मेरे पिछले जन्म में वो बुरा अंजाम ना होता तो मैं शायद कभी नहीं जागता। मैंने उसका हाथ छोड़ा और उसकी तरफ देखा। क्या तुम सैटरडे को फ्री हो? मैं डिनर के लिए इंपीरियल व्यू होटल जाना चाहता हूँ। आना चाहोगी? वहाँ का खाना कमाल का था। पिछले जन्म में आधे भूखे रहने के बाद मैं बस अच्छे से खाना चाहता था। पहले मैं बिना सोचे एला को ले जाता। अब वो आखिरी इंसान थी जिसे मैं लाना चाहता था। सोफिया वो मैच थी जो मेरे पापा ने मेरे लिए अरेंज किया था। जब तक मैं इसे खराब ना करूं, वो शायद ग्रेजुएशन के बाद मेरी पत्नी बन जाएगी। पहले मैं अपने पापा से इस बात पर नाराज रहता था कि उन्होंने मुझसे बिना पूछे ही अरेंजमेंट किया, लेकिन अब इस पर नज़र डालूं तो वो एला जितनी ही खूबसूरत थी और उसके ऊपर उसकी फैमिली कहीं बेहतर थी। उसने मुझे चुना, बल्कि मैं ही किस्मत वाला था। तुम उसके साथ नहीं जा रहे, सोफिया ने कहा। उसका मतलब एला था। तो तुम चाहती हो कि मैं उसके साथ रहूं? मैंने पूछा। तुम चाहती हो कि मैं फिर से तुम्हें अवॉइड करने लगूं? बिल्कुल नहीं, सोफिया ने बिना हिचकिचाए कहा। तो तय रहा, सैटरडे को मिलते हैं। सैटरडे दोपहर। मैं थोड़ा लेट पहुंचा। एंट्रेंस पर मैंने कई जाने पहचाने चेहरे देखे। सभी अच्छे से तैयार थे। ब्री ने मुझे सबसे पहले देखा और हंसी।
जैक, तुमने आखिरकार यहाँ चेहरा दिखा ही दिया। मैंने गुस्से से देखा। मैं क्यों नहीं आ सकता? यहाँ का मालिक मेरे पापा का करीबी दोस्त है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान हूँ। मैं जब चाहूँ तब आता हूँ। मुझे एक वजह बताओ कि मैं यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए। ब्री ने नाक चढ़ाई। एला ने तुम्हें पूरे हफ्ते भाव नहीं दिया और अब तुम उसकी बर्थडे पार्टी में आ रहे हो। हिम्मत तो देखो। एला का बर्थडे? हाँ, वो आज था। मैं हाल ही में पढ़ाई पर इतना ध्यान दे रहा था कि ये बिल्कुल दिमाग से निकल गया था। अगर उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया होता तो शायद मुझे याद भी नहीं रहता। मैंने पहले ही होटल के साथ अरेंजमेंट्स कर लिए थे। ये एला का 18th बर्थडे था। पिछले साल मैंने यहाँ उसके लिए एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन किया था। सबने हफ्तों तक इसके बारे में बात की थी। लेकिन ये भी उसी दिन था जब मुझे एला और रायन के बारे में पता चला। मैंने उससे इस बारे में पूछा था और वो बिल्कुल शर्मिंदा नहीं थी। रायन और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। हम साथ क्यों नहीं रह सकते? जैक, क्या तुम मेरी जिंदगी में दखल देना बंद कर सकोगे? मैंने गुस्से में उससे बात करना बंद कर दिया था। हम 2 दिन तक अनबन में थे और फिर मैंने पहले हार मांगकर माफी मांगी थी। उस बर्थडे से वो दोनों मेरे सामने और हिम्मत दिखाने लगे थे। आखिरकार मैंने उससे साथ रहने के लिए मिन्नतें की थीं और उससे शादी करने के लिए। मैं तो यहां तक चला गया था कि मैंने अपने पापा की दी हुई कंपनी उसके नाम कर दी थी। कितना बेवकूफ था। अब यहां खड़ा भीड़ को मस्ती करते हुए देखकर मुझे उनमें से किसी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये सब मैंने ही अरेंज किया था, सबका बिल मेरे नाम पर। और अब जब मैंने एला को पैसे देना बंद कर दिया था, वो अभी भी सबको यहाँ मुफ्त में खर्च करने के लिए ले आई थी। मुझे सच में जानने की उत्सुकता थी कि वो बिल कैसे हैंडल करने वाली थी। मैंने तानों को इग्नोर किया और सीधा लिफ्ट की तरफ चला गया। सोफिया के साथ मेरी टेबल पहले से ही रिजर्व थी। मैं सोच रहा था कि क्या वो आ गई है। लिफ्ट खुली। एला ठीक वहां थी, रायन के साथ गहरी बातचीत में। जब तक उसने मुझे नहीं देखा, उसकी आंखें तुरंत मुझ पर टिक गईं। वो मुस्कुराई। मुझे पता था तुम आओगे और तुम यहाँ हो। वो थोड़ी गर्व से मेरी तरफ आई। तुमने नहीं कहा था कि तुम नहीं आओगे? आने का मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मैं अभी भी गुस्सा हूं जैक। हर बार वो अपने गुस्से को एक पत्ते की तरह इस्तेमाल करती थी। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे होंठ के कोने उठ गए। तुम्हें कुछ चाहिए था? क्या तुम मेरे बर्थडे के लिए यहाँ नहीं हो? एला ने कहा। मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए यहाँ क्यों होऊंगा? तुमने मुझे बुलाया तक नहीं। तुम्हारे पास इतने सारे लोग हैं, एक की कमी महसूस नहीं होगी। इसका क्या मतलब है? एला ने मुझे गुस्से से देखा। सोचा कि मैं अभी भी खेल खेल रहा हूं, उसके बर्थडे पर झगड़ा कर रहा हूं, सिर्फ उसे परेशान करने के लिए। तभी रेस्टोरेंट का मैनेजर पास आया। छोटे मालिक जैक, मैंने सोफिया के बारे में पूछा। मैनेजर ने सर हिलाया। वो पहले से ही यहाँ है। प्लीज मुझे उनके पास ले चलिए। लेकिन मैनेजर रास्ता दिखाने के लिए मुड़ा। एला ठीक मेरे पीछे आई। जैक, क्या तुमने ये सब बंद कर दिया है? ये देखकर कि मैं अभी भी सोफिया को ढूंढ रहा हूँ। वो बस इतनी अच्छी है कि मैंने उसकी तरफ देखा। मैं तमाशा नहीं कर रहा हूँ, तुम कर रही हो। तुमने मुझसे अपने पीछे घूमना बंद करने के लिए कहा था कि मैं परेशान करता हूँ। अब मैंने कर दिया है, तो प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड इंतजार कर रहा है। मैंने रायन की तरफ देखकर कहा, जो लग रहा था कि हमारे पीछे आना चाहता था, लेकिन फिर रुक गया। रायन ने एला को इस तरह मेरे पास आते हुए पहले कभी नहीं देखा था। जाहिर है मैं जानता हूं कि वो ऐसा क्यों कर रही है। ये मैं नहीं हूं जिसे वो खोना नहीं चाहती। ये मेरे जेब में पैसा है। उसने मुझे कभी पसंद नहीं किया, लेकिन उसने हर चीज जो मैंने उसे दी बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर ली। वो मुंह से ना कहती, फिर मुस्कुराकर ले लेती। अब जब मैं पीछे हट रहा हूं तो वो घबरा रही है। आखिरकार वो इतने लंबे समय से इस बर्थडे पार्टी की प्लानिंग कर रही है। वो इसे बर्बाद नहीं होने दे सकती। एला कहती है, अगर ये इस बारे में है, मैं और रायन, मैं उससे दूरी बना सकती हूँ। तो क्या तुम प्लीज परेशानी करना बंद करोगे? पहली बार वो हार मान रही है। अकेले यही बताता है कि ये पार्टी इसके लिए कितनी मायने रखती है। फिर से, अगर उसे दिखावे की परवाह नहीं होती तो उसने कभी स्कूल में वो अमीर लड़की की इमेज नहीं बनाई होती और उसने अपने बर्थडे पर आधे स्कूल को बिल्कुल नहीं बुलाया होता। पता चला कि वो आखिरकार बुरा दिखने से डरती है। मैंने एला को ठंडी अनछुई रानी का रोल निभाते देखा है। उसे एक बर्थडे पार्टी के लिए झुकते देखना बिल्कुल अलग बात है। मुझे ये काफी मनोरंजक लगा। मैं धीरे से सर हिलाता हूँ। ठीक है, ये तुम्हारा बर्थडे है, हम सबका मजा खराब नहीं करना चाहेंगे, है ना? मैं मैनेजर की तरफ मुड़ता हूँ। मैंने यहाँ एक रिजर्वेशन किया है, जेड हॉल, एला के नाम से। मैनेजर अपने रिकॉर्ड्स चेक करती है। हाँ, ये सही है छोटे मालिक जैक। आज उसका बर्थडे है
तो उसे हॉल इस्तेमाल करने दो। मैं एला की तरफ देखता हूँ। तुम्हारे लिए ठीक है? एला राहत की सांस लेती है जब वो देखती है कि मैंने अपना रुख नरम कर लिया है। वो मुझे देखती है और कहती है, तो ये सब बस मुझे और रायन को अलग करने के लिए था। तुम हमें साथ नहीं देख सकते। तुम ज्यादा सोच रही हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके साथ हो। एला, वक्त दो, तुम समझ जाओगी। मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। मैनेजर चुपचाप पास खड़ी है। मेरे शब्दों ने एला की सारी इज्जत उतार दी। मेरा तुमसे हो गया, वो चिल्लाती है और बिना पीछे मुड़े चली जाती है। मैनेजर मेरी तरफ देखती है। मैं अभी जेड हॉल तैयार करवाती हूँ। मैं सर हिलाता हूँ। एक बात, कोई भी तब तक नहीं जाएगा जब तक वो खुद बिल नहीं चुका देती। एक भी इंसान नहीं। समझ गया छोटे मालिक जैक? जब सब कुछ ठीक हो जाता है, मैं सोफिया को ढूंढने जाता हूँ। एला रायन के पास वापस जाती है। रायन उसका उतरा हुआ चेहरा देखता है। कैसा रहा? तुम दोनों ने क्या बात की? कुछ खास नहीं, एला कहती है। वो रायन की तरफ देखती है, स्थिर, नरम, हमेशा की तरह ध्यान से, जैसे वो जैक के लिए रायन से कभी ब्रेकअप करेगी। सपने देखो, जब ये पार्टी खत्म हो जाएगी, वो जैक से पूरी तरह रिश्ता तोड़ लेगी। एक हल्की सी मुस्कान भी नहीं। सोफिया आज स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं है। उसने एक ड्रेस पहनी है। स्टाइल आसान है, लेकिन उस पर ये एक आसानी से आने वाली शान लेकर आ रहा है। जब मैं अंदर आता हूँ, वो मेन्यू में खोई हुई है। वो मुझे सुनती है और ऊपर देखती है। हमारी आंखें मिलती हैं। मैं मुस्कुराता हूँ। बहुत देर से इंतज़ार कर रही हो? नहीं, मैं भी अभी आई हूँ। सोफिया मुझे एक पल के लिए देखती है। मैं आज एक आसान सी टी शर्ट में हूँ, खुश और आरामदेह लग रहा हूँ। हालांकि मैं थोड़ा पतला हूँ। मैं स्वाभाविक रूप से उसके पास वाली सीट पर बैठ जाता हूँ। सोफिया ने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतना पास बैठूंगा। वो थोड़ा सख्त हो जाती है। और भी कई सीटें हैं। मैं उसकी परेशानी पर ध्यान नहीं देता। तुमने ऑर्डर दे दिया? अभी नहीं, अभी देख रही हूँ। मुझे देखने दो। मैं उसके पास झुकता हूँ, मेन्यू पढ़ते हुए। सोफिया अब मेन्यू पर ध्यान नहीं दे पा रही है। उसका ध्यान बार बार मुझ पर जा रहा है। मैं जो भी शैम्पू इस्तेमाल करता हूँ, उसकी महक अच्छी है, साफ और ताज़ी, बिल्कुल भी तेज़ नहीं। मैं कुछ तेज़ और भारी चीज़ों के मूड में हूँ। ये ऐसी चीज़ है जो आपको जिंदा महसूस कराती है। बीमारी के वो दिन, कभी पर्याप्त खाना नहीं, कभी पर्याप्त गर्मी नहीं, कभी सो नहीं पाता। वो दिन शुद्ध यातना थे। अभी भी दोबारा पैदा होने के बाद मैं कभी कभी सपने देखता हूँ कि मैं उस जीवन में वापस आ गया हूँ। खाना तेज है। मैं अपने हाथ से अपने मुंह पर हवा करता हूँ। मैं वाटरमेलन जूस के लिए हाथ बढ़ाता हूँ और एक घूंट लेता हूँ। सोफिया पूछती है, क्या आपको तीखा खाना पसंद है? ठीक है, मैं उसकी तरफ देखता हूँ। तुम? मुझे भी, वो साथ देते हुए कहती है। वो अपनी चॉपस्टिक्स उठाती है और खुद ले लेती है। हम एक प्राइवेट रूम में हैं। एक सर्वर चुपचाप पास खड़ा है। थोड़ी देर बाद इंपीरियल व्यू होटल का मालिक अंदर आता है। उसका नाम माइल्स है। मैं उससे नर्मदा से ग्रीट करता हूँ। अंकल माइल्स। माइल्स मुझे मुस्कुराकर देखता है। जैक, तुम भी यहाँ हो। उसके कहने के तरीके से मुझे पता चलता है कि वो मेरे लिए नहीं आया है। ज़रूर वो सीधा सोफिया के पास जाता है। मिस सोफिया, वो सम्मान से कहता है, हमारे होटल में आपका स्वागत है। अगर कुछ भी कमी हो तो मुझे बताने में संकोच न करें। वो सोफिया को इसलिए जानता है क्योंकि उसके मेरे पापा के साथ गहरे रिश्ते हैं। ज़्यादातर लोगों को कोई अंदाज़ा नहीं है कि वो असली में कौन है। कोई नहीं जानता कि राजधानी से सोफिया परिवार की सबसे छोटी बेटी इस शहर में चुपचाप रह रही है। सोफिया एक छोटा सा इशारा करती है और वापस खाने लगती है। वो बहुत ठंडी है। मैं हमेशा सोचता था कि वो गर्माजोशी से भरी है। उसे अब देखकर मुझे एहसास होता है कि सोफिया को लोगों से बात करना ही पसंद नहीं है। माइल्स वहाँ एक पल के लिए खड़ा रहता है, खुद उसके लिए पानी डालता है। वो कुछ नहीं कहती। पूरे कमरे में एक दूरी बनाने वाली एनर्जी भर जाती है। आखिरकार माइल्स माहौल को समझता है और कहता है, मैं आपको अपना खाना एंजॉय करने देता हूँ। आराम से खाओ। अंकल माइल्स, रुक जाओ। मैंने उसे इस आवाज़ की आवाज़ पर रोका। वो चलना बंद कर देता है। फिर वो वापस मुड़ता है। छोटे मालिक जैक, क्या आपको कुछ चाहिए? उसकी मुस्कान गर्माजोशी भरी और असली है। ऐसा इंसान जिसे आप पसंद किए बिना नहीं रह सकते। इसीलिए मेरा उसके बारे में हमेशा अच्छा इंप्रेशन रहा है। लेकिन अगर मेरी यादाश्त सही है तो मेरे पिछले जीवन में इंपीरियल व्यू होटल में एला की बर्थडे पार्टी के ठीक 3 दिन बाद आग लग गई थी। किचन फायर सप्रेशन सिस्टम अपर्याप्त था और जब आग लगी तो एक्सटिंग्विशर्स बिल्कुल बेकार थे। आग ने जान भी ले ली। इंपीरियल व्यू शहर का सबसे अच्छा होटल हुआ करता था। उसके बाद वो कभी ठीक नहीं हुआ।
सुनने में आया था कि माइल्स इस झटके से गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। मैं उन्हें देखता हूं और पूछता हूं, क्या आपके होटल का फायर सेफ्टी सिस्टम ठीक है? माइल्स मुझे चौंक कर देखते हैं। ये एक अनपेक्षित सवाल है छोटे मालिक जैक। बस एक एहसास, शायद किसी से ठीक से चेक करवाना बेहतर होगा, खास। निश्चिंत रहें, माइल्स कहते हैं, हमारी फायर सेफ्टी टॉप नॉच है। हम अपने मेहमानों की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। मैं उनकी नज़रों में देखता हूं। अंकल माइल्स, आप खुद क्यों नहीं चेक कर लेते? मेरी जिद उनके चेहरे पर एक नाखुशी की झलक लाती है। वो मुझे घूरते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं छोटे मालिक जैक? आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है? आपके पापा और मैं पुराने दोस्त हैं। वो जानते हैं कि मैं कैसा आदमी हूं। मैं ईमानदारी से बिजनेस चलाता हूं। ये एक पर्सनल अपमान लग रहा है। मैं उसके बेटे की उम्र का हूं। उसकी नजरों में मैं बस एक बच्चा हूं जो कुछ नहीं जानता। सोफिया बोलती है। अगर वो कह रहे हैं तो एक बार देखने में कोई हर्ज नहीं है। जब से माइल्स अंदर आए हैं उसने उनसे एक भी शब्द नहीं कहा है। वो उनके बोलने पर छोटा सा जवाब देती है और फिर भी अभी भी उन चंद शब्दों में वजन है। माइल्स उसका इतना सम्मान करते हैं कि वो मान जाते हैं। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। सोफिया बिल्कुल शांत है और उसकी बैकग्राउंड खुद ही सब कुछ कहती है। वो मेरी उम्र के करीब है, फिर भी न जाने कैसे उसके शब्दों में एक वजन है जो मेरे में बिल्कुल नहीं है। माइल्स के जाने के बाद मैं हैरानी से सोफिया को देखता हूं। तुमने मेरी मदद क्यों की? मैं पूछता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि क्या होने वाला है। लेकिन सोफिया के नज़रिए से उसे इस पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। सोफिया मुझे देखती है। आपने बोला, ज़रूर मैं आपका साथ दूंगी। अगर मैं बस झूठ बोल रहा होता तो क्या? सोफिया कहती है, अगर कुछ नहीं भी हुआ तो उनका सिर्फ किचन तक चलने का खर्चा है। वो ये सब इतनी शांति से कहती है, लेकिन उसे देखते हुए मुझे अपने अंदर कुछ गर्माजोशी महसूस होती है, जैसे कोई सच में आप पर विश्वास कर रहा हूं। मुझे अपने डायग्नोसिस के दिन याद आते हैं। कोई नहीं मानना चाहता था कि मैं एक शिकार हूं। उन सबने कहा कि ये मेरी अपनी लापरवाही थी। अगर मैं लापरवाह होता तो मैं इसे स्वीकार कर लेता। सबने उंगलियां उठाईं, सबने मुझे नफरत से देखा। वक्त के साथ मैं खुद से भी नफरत करने लगा था। लेकिन एला ने यह सब अरेंज किया था। किसी ने जानबूझकर मेरे ऊपर उसके कहने पर एक गंदी सुई का इस्तेमाल किया था, सिर्फ इसीलिए ताकि उसे शादी से इनकार करने का बहाना मिल सके। सिर्फ वही जो जाल बिछाता है जानता है कि तुम कितने मासूम हो। सोफिया और मैं आराम से खाना खाते हैं। जब हो जाता है तो हम जाते नहीं हैं, हम डिज़र्ट ऑर्डर करते हैं। मैं अपना होमवर्क भी साथ लाया था और टेबल पर उसे सॉल्व करता हूँ। सोफिया मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करती है। हम शाम तक बातें करते हैं। जब एला की बर्थडे पार्टी ख़त्म होती है और मेहमान जाने लगते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है। एला ने बिल नहीं चुकाया है। एला मुझे फ़ोन करती है, मैं उसे बजने देता हूँ। सोफिया मेरे पास से देखती है। आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? मुझे पता है कौन है। मैं उसे फिर से बचने देता हूं। 2 और कॉल्स के बाद मैं उठाता हूं। जैक, ये क्या है? फोन के दूसरे छोर पर एला की आवाज गुस्से से भरी है। वो जितना गुस्सा होती है मुझे उतना ही हल्का महसूस होता है। मैंने कहा है कि मेरा उससे हो गया है, लेकिन पिछले जन्म का कर्ज अभी भी चुकाना है, वरना मैं कभी इसे जाने नहीं दे पाऊंगा। मैं मुस्कुराता हूं। एला, ये सब क्या है? इतना गुस्सा क्यों हो? यहां आकर बिल चुकाओ। एला दांत पीसते हुए कहती है, इसे और बुरा मत बनाओ। उसने आज रात यहां से जाकर मुझसे कभी नहीं मिलने का प्लान बनाया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूँगा। अब वो पे नहीं कर सकती और हर एक इंसान वहाँ फंसा हुआ है। सब उसे देख रहे हैं। ये अजीब है। मैं कहता हूँ, मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं था, मैं तुम्हारा बिल क्यों चुकाऊंगा? क्यों ना सबके साथ शेयर कर लो। मुझे यकीन है कि वो सब मदद करेंगे। वो सब तुम्हें पसंद करते हैं, अच्छे दोस्त भी हैं, हमेशा साथ खाना खाने जाते हैं। मैं एला को महीने में 1 लाख से भी ज़्यादा देता था। वो इसे ऐसे लेती थी जैसे ये उसका हक हो। उसके दिमाग में ये बस ट्यूटरिंग के पैसे थे। बिल्कुल सही, वो इसमें भी उदार थी। हमेशा लोगों को खाना खिलाती थी। सब सोचते थे कि वो बहुत अमीर है और उसके पीछे भागे रहते थे, लेकिन उसका हर एक सिक्का मेरा था। एला कहती है, जैक, क्या ये सच में ऐसा होना ज़रूरी है? तुम मुझसे क्या चाहते हो? बस मुझे बताओ कि तुम्हें आकर पे करने के लिए क्या करना होगा। अच्छा, मैं कहता हूँ, अगर तुम किसी से कोई फेवर मांग रही हो तो तुम्हें वैसा ही बोलना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता? मैं दूसरे छोर पर उसकी तेज सांस सुनता हूँ। मैं अब उसका पिछलग्गू नहीं हूँ। जाहिर है मैं मुस्कुराता हूं। नहीं चाहती, ठीक है, तो मैं फोन काट रहा हूं। प्लीज। एला ये शब्द दांत पीसते हुए कहती है।
उसके हाथ फोन के आसपास कसे हुए हैं। होटल स्टाफ ने उन सबको दरवाजे पर रोक रखा है। कोई रास्ता नहीं है। मैं फोन काट देता हूं और खड़ा हो जाता हूं। मैं अभी आया, मैं सोफिया से कहता हूं। मैं जेड हॉल की तरफ जाता हूं। पार्टी से आए क्लासमेट अभी भी अंदर हैं। उनमें से कोई भी नहीं जा पाया है। हर नज़र एला पर है। उसके पे करने का इंतजार कर रही है। माहौल बहुत अजीब है। एला के पास जाने की जगह नहीं है। वो वहां सबकी नजरों के नीचे खड़ी है। कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही मैं अंदर आता हूं, मैनेजर पास आती है। छोटे मालिक जैक, वो नर्मता से कहती है। मैं भीड़ की तरफ देखता हूं। सभी अच्छे से तैयार हैं। इस दोपहर वो मुझे नीचा दिखा रहे थे। अब वही भीड़ दरवाजे से बाहर निकलने की भी हैसियत नहीं रखती। एक अनपेड बिल के साथ फंसे रहने से ज्यादा बेइज्जत करने वाली कोई चीज नहीं है। मैं मुस्कुराता हूं। क्या हो रहा है? ये तो एक बर्थडे पार्टी होनी चाहिए थी ना। कोई बहुत खुश नहीं लग रहा है। मैं जानबूझकर एला की तरफ देखता हूं। उसका किसी और से ज्यादा उतरा हुआ है। रायन पास खड़ा है। साफ है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। मैनेजर समझाती है, मिस एला ने बिल नहीं चुकाया है। मैं बस सबसे अनुरोध करती हूं कि जब तक ये चुकाया नहीं जाता, सब यहीं रहें। मैं हाथ हिलाता हूं। बस इतना ही। इतना बड़ा तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। ये मेरे क्लासमेट हैं। आज रात का बिल मैं चुकाऊंगा। मैं अपना कार्ड मैनेजर को देता हूं। वो उसे लेती है और पेमेंट करती है। लोग मुझे अलग नजरों से देखते हैं, उलझे हुए, अनिश्चित। एला बर्थडे पार्टी कर रही है और जैक पे कर रहा है। हो क्या रहा है? क्या वो अपनी पार्टी के लिए पे नहीं कर सकती? एला का चेहरा जल जाता है। वो मुझे घूरती है। तभी वो इतनी आसानी से आ गया। ये उसकी प्लान थी, उसे बेइज्जत करने की, सबको दिखाने की कि वो कंगाल है, कि वो पैसों के लिए उस पर निर्भर है। वो चुपचाप बिना एक शब्द कहे सेटल कर सकता था, लेकिन वो इसका शो बनाता है, सबके सामने कार्ड स्वाइप करता है। ये लड़का पूरी तरह पागल हो गया है। एक पल बाद मैनेजर वापस आती है, मुझे कार्ड और रसीद वापस देते हुए। हो गया छोटे मालिक जैक, ये रहा बिल। मैं टोटल पर नजर डालता हूं। फिर मैं इसे जानबूझकर जोर से पढ़ता हूं। 8,60,000। हैप्पी बर्थडे एला। क्योंकि आज तुम्हारा खास दिन है, ये वाला मैं चुका दूंगा, लेकिन अगला कोई नहीं होगा। मैं रायन की तरफ देखता हूं। वो ठीक मेरे पास खड़ा है और उसके चेहरे से रंग उड़ गया है। वेट, एला के सारे पैसे जैक से आते थे? क्या वो अमीर परिवार से नहीं थी? उनके सामने हो रहा ये दृश्य सबके लिए एक थप्पड़ है। ब्री आगे आती है और मेरा सामना करती है। जैक, ये कैसा मजाक है? सिर्फ इसलिए कि एला के पैसे तुम्हारे हाथों से गुजरते हैं, वो तुम्हारे नहीं हो जाते। तुम बस हाउसकीपर के बेटे हो जो उसके लिए पैसे रखता है। तुम इतना गर्व किस बात पर कर रहे हो? तुम्हारे परिवार के नौकर तुम्हारे पैसे संभालते हैं। मैं ब्री की तरफ देखता हूं और मुस्कुराता हूं। जब तुमने बात छेड़ ही दी है तो मैं हाउसकीपर का बेटा नहीं हूं। मैं सब कुछ साफ कर दूं, मैं नहीं हूं। उसका पापा मेरे परिवार का ड्राइवर था। उसने मुझे स्कूल गेट पर अकेला छोड़ दिया था, एला और रायन को ले जाने के लिए। उसे निकाल दिया गया है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो एला से खुद पूछ लो। मैं उसकी तरफ देखने के लिए मुड़ता हूं। तुम क्या कहती हो एला? वो मुझे घूरती है। आंखें कड़वी निराशा से भरी हैं। उसने कभी नहीं, अपनी जिंदगी में एक बार भी, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, इतना बेइज्जत महसूस नहीं किया था। और अब सब उसे बिखरते हुए देख रहे हैं, लेकिन वो एक शब्द नहीं कह सकती, क्योंकि एक असली चांस है कि वो अपने पैसे वापस ले लेगा और उसे अकेला छोड़ देगा। वो मुझे इग्नोर करती है और बाहर चली जाती है। रायन सब देखता है, फिर उसके पीछे जाता है। पूरा दृश्य असहनीय है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं है। जो उसने उम्मीद नहीं की थी वो ये था कि वो ड्राइवर की बेटी है, तो फिर वो इतने समय से अमीर होने का नाटक क्यों कर रही थी? जब वो दोनों चले जाते हैं, मैं कमरे में अभी भी सबकी तरफ देखता हूं। अब यहां देखने के लिए कुछ नहीं है। आप सब जाने के लिए आज़ाद हैं। घर जाते हुए ध्यान रखना, देर हो रही है। एक एक करके वो जेड हॉल से निकलते हैं। मैं उन्हें जाते हुए देखता हूं, फिर खुद बाहर निकलता हूं। मैनेजर मुझे एग्जिट की तरफ ले जाती है। वो मुझे लिफ्ट तक छोड़ती है। सोफिया ठीक उसी पल पहुंचती है। हम साथ में लिफ्ट में जाते हैं। मैं कुछ नहीं कहता, ना ही वो। मैंने सबके सामने सब कुछ साफ कर दिया है, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ खास अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मैंने जितना सहा है उसके मुकाबले। मैंने अभी एला के साथ जो किया वो उस हिसाब का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं है जो मुझे चुकाना है। सोफिया मेरी चुप्पी को नोटिस करती है। वो उसे डिस्टर्ब नहीं करती। हम लॉबी में पहुंचते हैं और माइल्स वहां है। जैसे ही वो मुझे देखता है, वो सीधा आया। जैक। इस बार वो सोफिया को नहीं ढूंढ रहा है, वो मुझे ढूंढ रहा है। अंकल माइल्स, मैं नर्मदा से कहता हूं।
माइल्स मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में ले लेता है। जैक, मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया करूं कम है। अगर तुम नहीं होते तो ये होटल खत्म हो जाता। मैं अभी अभी खुद चेक करके आया हूं। हर जगह गंभीर समस्याएं थी। ये मेरे चाचा के बेटे की लापरवाही थी। मैंने उसे पहले ही घर भेज दिया है। मैं राहत महसूस करता हूं। ये कुछ भी नहीं था। माइल्स मुझे उत्सुकता से देखता है। तुम्हें कैसे पता चला कि कोई समस्या है? ये सवाल मुझे चौंका देता है। मैं एक बहाना ढूंढने लगता हूँ। मैंने कल रात इसके बारे में सपना देखा था। माइल्स जोर से हंसने लगता है। ठीक है, मैं और नहीं पूछूंगा। ओह, मैंने तुम दोनों के लिए कुछ गिफ्ट्स तैयार करवाए हैं। वो एक सहायक को इशारा करता है जो उन्हें ले आता है 2 छोटे गिफ्ट बैग्स। शुक्रिया, अगर कभी कुछ चाहिए हो तो बस कह देना। वो इसका हर एक शब्द मायने रखता है। माइल्स हमें दरवाजे तक छोड़ता है। सोफिया की कार पहले से ही इंतजार कर रही है। मैं सीट पर बैठता हूँ और खिड़की से बाहर देखता हूँ। इस वक्त सड़कें शांत हैं, हालांकि काफी गाड़ियां अभी भी सड़क पर हैं। हल्का ट्रैफिक है। मुझे याद है कि हम आमतौर पर कितनी बातें करते हैं, लेकिन आज रात हम दोनों में से किसी ने एक शब्द नहीं कहा। सोफिया मुझे मजबूर नहीं करती, लेकिन वो सोच रही है। इस बारे में सोच रही है कि मुझे कैसे पता चला कि इंपीरियल व्यू में आग का खतरा है। किसी भी तर्क से मुझे उसके होटल के बारे में उससे ज़्यादा नहीं पता होना चाहिए। उसने ये भी सुना है कि जेड हॉल में क्या हुआ था। आज एला का बर्थडे है और जैक ने इसे उसके साथ नहीं, एला के साथ बिताया। अकेले यही कुछ है, लेकिन फिर उसने जानबूझकर एला को सबके सामने बेइज्जत किया। वो सच में उससे हो गया है, तो फिर वो अभी इतना खोखला क्यों लग रहा है? सच तो ये है, उदासी सिर्फ एक पल के लिए रहती है। मैं जानता हूं कि मुझे एक दूसरा मौका मिला है। सब कुछ अभी भी बदला जा सकता है। जब तक मैं वही गलतियां नहीं दोहराता, अभी भी वक्त है। हाल ही में हर रोज मेहनत से पढ़ना ये सच में थका देने वाला है। मुझे लगता है कि मैं हमेशा के लिए सो सकता हूँ। अभी मैं मुश्किल से अपनी आंखें खुली रख पा रहा हूँ। बहुत जल्द मैं एक तरफ लुढ़क जाता हूँ और सोफिया के कंधे पर सो जाता हूँ। सोफिया रुक जाती है। जब तक वो मेरे घर पहुंचते हैं, सोफिया का हाथ थोड़ा सुन्न हो गया है। उसने स्थिति बदलने की हिम्मत नहीं की। डर है कि मैं जाग ना जाऊं। वो पूरे रास्ते स्थिर रही है। मिस, हम पहुंच गए। सोफिया खिड़की से बाहर देखती है, फिर उसकी नज़र मेरे चेहरे पर पड़ती है। पीला, शांत। वो मुझे जगाने के बारे में हिचकिचाती है। ड्राइवर पहले ही बाहर निकल गया है और दरवाजे के पास इंतजार कर रहा है। सोफिया अभी भी मुझे नहीं जगाती। मुझे कार रुकने का एहसास होता है और मैं आंखें खोलता हूँ, खिड़की से बाहर देखता हूँ। जब मुझे एहसास होता है कि मैं घर पर हूँ, मैं धीरे से सोफिया की तरफ देखता हूँ। वो बिल्कुल स्थिर बैठी है, मेरी आंखों से आंखें नहीं मिला रही है। मैं अपनी गर्दन धीरे से घुमाता हूँ, थोड़ा सख्त और सीधा बैठता हूँ। हम आ गए। सोफिया एक छोटा सा सर हिलाती है। तो तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम्हें इसकी ज़रूरत लग रही थी? वो ये उसी तरह कहती है जैसे वो सब कुछ कहती है, चेहरा बिल्कुल शांत। मैं उसकी तरफ देखता हूँ और नोटिस करता हूँ कि उसके कानों के सिरे लाल हैं। वो मुझे हमेशा एक रिजर्व्ड इंसान लगती है, लेकिन मैंने इतनी मासूमियत की उम्मीद नहीं की थी। सोफिया, वो अपना नाम सुनती है और मेरी आंखों से आंखें मिलाती है। क्या तुम मुझसे डरती हो? नहीं, तो तुम मुझे देखने से क्यों बचती हो? जब हम साथ होते हैं तो तुम ऐसे बर्ताव करती हो जैसे मैं तुम्हें परेशान करता हूं। सोफिया धीरे से खांसती है। मुझे बस इतने पास रहने की आदत नहीं है, तुम पहले हो। मैं हंसने से नहीं रोक पाता। तो तुमने मुझे हटने के लिए क्यों नहीं कहा? मेरे शब्दों में कुछ ऐसा लगता है जो उसे उकसाता है, जैसे ये साबित करने के लिए कि वही कंट्रोल में है। और वो पूछती है, तुम और एला में अनबन क्यों हुई? मुझे लगा तुम उसे पसंद करते हो। ये सवाल मुझे चौंका देता है। मैं सामने खाली सड़क को घूरता हूँ। मुझे अभी एहसास हुआ कि मैं नहीं करता। एक पल। क्या? कुछ नहीं, मैं अंदर जा रहा हूं। मैं कार से बाहर निकलता हूं। उसी पल सामने का गेट धीरे से खुलता है। मेरे पापा ओएन दरवाजे पर दिखते हैं। जैसे ही मैं उन्हें देखता हूं, मेरे अंदर कुछ जल उठता है। डैड अब आखिरकार घर आ गए। डैड हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं। ज्यादातर समय मैं उस घर में अकेला होता हूं। काफ़ी स्टाफ है, लेकिन कुछ ही हैं जो मुझे काबू में रख सकते हैं। वो एक बात थी, लेकिन मेरे बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया था। हमेशा मेरी खुशी को पहले रखा। उनसे बिगागना, वो मेरे सबसे बेफिक्र दिन थे। मेरे पिछले जीवन में मेरे पापा ने मुझसे एला के पीछे जाना बंद करने के लिए कहा था,
मैंने नहीं सुना। उन्हें अब देखकर मुझे सिर्फ गर्माजोशी महसूस होती है। उनके सामने खड़ा एक लंबे समय से दबा हुआ दर्द उभर आता है। मैं उनके गले लग जाता हूं। मैं रोकने से पहले ही आंसू आ जाते हैं। शायद सिर्फ अपने सबसे करीबी लोगों के सामने ही आप खुद को टूटने देते हैं। डैड इतनी देर से घर आने पर सख्त पापा का रोल निभाने के लिए तैयार थे। फिर मैंने ये किया और रोने लगा। वो तुरंत घबरा जाते हैं। वो मेरे कंधे पर थपथपाते हैं, नर्म और ध्यान से। हे, क्या हुआ बेटा? किसने तुम्हें दुख पहुंचाया? क्या ये एला लड़की थी? मैंने सुना है तुमने दोनों को निकाल दिया। मैं उन्हें पकड़े रहता हूं। कुछ नहीं, बस आपकी याद आ रही थी। पागल बच्चे, जब भी मैं ज्यादा कॉल करता हूं तो तुम कहते हो कि मैं परेशान कर रहा हूं। रुको, क्या वो सोफिया की कार है? उनके शब्दों से मैं मुड़ता हूं। जरूर, सोफिया की कार अभी भी गेट पर है। सोफिया बाहर निकल गई है। मेरी आंखें अभी भी लाल हैं। उसे मुझे ऐसे देखना शर्मिंदगी है। सोफिया ने मुझे लिफ्ट दी। मैं डैड से कहता हूं हम डिनर के लिए बाहर गए थे। डैड मुझे देखते हैं, साफ तौर पर हैरान। उन्होंने पहले मंगनी की बात छेड़ी थी। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ था। मैंने तो ये भी कहा था कि मैं सोफिया से कभी कोई लेना देना नहीं रखूंगा, और अब वो यहाँ डिनर के बाद साथ घर आ रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि क्या बदल गया है, लेकिन वो सोफिया की तरफ मुड़ते हैं। सोफिया, अंदर आओ और थोड़ी देर बैठो। हेलो अंकल, सोफिया कहती है। मैं आज अंदर नहीं आऊंगी, मुझे घर जाना चाहिए। वो एक बार मेरी तरफ देखती है, फिर वापस। कार में बैठ जाती है। कार चली जाती है। मैं अपने पापा के पीछे अंदर जाता हूँ। क्या सोफिया ने तुम्हें कुछ किया है? डैड मेरी लाल आंखों और मुरझाए हुए चेहरे को देखते हैं। मैं सर हिलाता हूँ। नहीं, वो मेरे साथ अच्छी रही है। मैं सोफे पर बैठ जाता हूँ। डैड मुझे देखते रहते हैं। वो अभी भी जवान है। जब वो चले गए थे तब भी वो बूढ़े नहीं थे, मेरे पिछले जन्म में। लेकिन न जाने क्यों मैं उन्हें हमेशा बूढ़ा याद रखता हूँ जब वो चले गए थे। डैड बार बार पूछते हैं घूम फिर कर, जब तक उन्हें संतुष्टि नहीं हो जाती कि एला ने मेरे साथ कुछ नहीं किया है। संडे सुबह मुश्किल से बिस्तर से उठा। आंटी चैन मुझे बताती है कि एला यहाँ है। कल रात की याद मेरे दिमाग में आ जाती है। हमने सच में अपने बीच के सारे पुल चला दिए हैं। एला को अब तक पता होना चाहिए। मैं उसे और नहीं मनाने वाला हूँ, और फिर भी वो यहाँ है। मैं नीचे आता हूँ तो देखता हूँ कि सिर्फ एला नहीं है, उसके पापा भी यहाँ हैं। अंकल स्टीव सोफे पर बैठे मेरे पापा से बात कर रहे हैं। मिस्टर ओवन, ये सब एला की गलती है। उसे बर्ताव करना नहीं आता। मैंने उसे अच्छे से समझा दिया है। वो जैक को और परेशान नहीं करेगी। मेरे पापा का माथा सिकुड़ जाता है। और कब से तुम मेरे बेटे को नाम से बुलाने लगे? डैड ने उन दोनों को कभी पसंद नहीं किया। उन्हें इतने लंबे समय तक सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया है कि कहीं मैं उनसे दूर ना हो जाऊं। अंकल स्टीव अपनी गलती समझते हैं और माफी मांगने लगते हैं। छोटे मालिक जैक, जरूर। जैसे ही वो मुझे सीढ़ियों पर देखते हैं, उनकी आंखें मेरी तरफ मुड़ जाती हैं। गुड मॉर्निंग छोटे मालिक जैक, मैं आज एला को यहां उसकी माफी मांगने के लिए लाया हूं। मैं एला की तरफ देखता हूं। वो वहां बैठी है, एक्सप्रेशन उतरा हुआ, कुछ नहीं कह रही है। माफी? मैं इस पर पल के लिए भी विश्वास नहीं करता। उसका चेहरा उसके गुस्से को और साफ नहीं कर सकता। वो कल रात से अभी भी गुस्से में है। कोई रास्ता नहीं है कि वो यहां माफी मांगने आई है। अंकल स्टीव, आप क्या कह रहे हैं? मैं कहता हूं, एला ने मेरे साथ कुछ नहीं किया है। माफी की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि आपने उसे निकाल दिया है। जब वो खुद निकाले गए थे तो वो आधे भी इतने चिंतित नहीं थे। उनकी महीने की तनख्वाह ज्यादा नहीं थी और घंटे लंबे थे। लेकिन एला अलग थी। उसे मुश्किल से मुझे पढ़ाना पड़ता था, और जो पैसे उसे मिलते थे वो काफ़ी थे। और कौन जानता था, शायद एक दिन पूरा जांग परिवार का खजाना उसके नाम हो जाता। अब जब चीज़ें खराब हो गई हैं तो जाहिर है वो इसे स्वीकार नहीं कर सकता। सालों तक उसने मुझे पढ़ाया। मेरे ग्रेड्स सिर्फ और ख़राब होते गए। वैसे भी एला ने खुद कहा था कि वो ये काम नहीं कर सकती, कि मैं पढ़ाने के लिए बहुत दिमाग से कमज़ोर हूँ, तो मैंने उस पर एहसान करके उसे जाने दिया। हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं है। उसने कुछ गलत नहीं किया है। सच में माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। डैड मेरी तरफ देखते हैं। मेरा एक्सप्रेशन बिल्कुल शांत है। पहले मैंने एला को आसपास रखने पर जोर दिया था कि वो मुझे पढ़ाए। डैड के पास इसे मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब मैंने उसे पूरी तरह से जाने दिया है। डैड हैरान हैं और धीरे से भावुक हो जाते हैं। उनका बेटा आखिरकार बड़ा हो गया है।
मुझे क्लास के लिए तैयारी करनी है और मुझे खाना खाना है। डैड किसी को उन्हें बाहर भेजते हैं। नाश्ते के बाद मैं बाहर निकलता हूँ। ड्राइवर पहले से ही आंगन में इंतजार कर रहा है। मैं अंदर बैठता हूँ। कार गेट से बाहर निकलती है। मैं एला को अभी भी बाहर खड़ा देखता हूँ। उसके पापा उसके पास हैं। अंदर के नरम बोलने वाले आदमी का नामो निशान नहीं है। अंकल स्टीव अपना हाथ उठाते हैं और उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारते हैं। मैं एल्ला की कहानी जानता हूँ। उसका पापा एक कंपल्सिव जुआरी है। उसकी माँ ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और चली गई, एल्ला को बिना सोचे समझे छोड़कर। इतने साल वो अपने पापा के साथ रही है, रिश्तेदारों से पैसे उधार लेकर स्कूल में रहने के लिए। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसने अपना रास्ता खुद बनाना शुरू कर दिया, उन परिस्थितियों के बीच भी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए। हर बार स्कूल में टॉप। मैं उसकी इस बात के लिए प्रशंसा करता था। मैंने उसे सब कुछ दिया, मेरी देखभाल, मेरा ध्यान, जो मेरे पास सबसे अच्छा था, क्योंकि मैं चाहता था कि उसकी जिंदगी आसान हो। लेकिन जब मैं उसके लिए दर्द महसूस कर रहा था, उसने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। उसके लिए मैं एक बैंक था। जिस इंसान की वो सच में परवाह करती थी, वो मैं नहीं था। मैं नज़र हटा लेता हूँ और सीधा स्कूल चला जाता हूँ। कल जो कुछ भी हुआ, उसके बाद लोगों का मेरे साथ बर्ताव काफ़ी नरम हो गया है। क्लासमेट आकर बात करने लगते हैं, जैक, क्या तुम्हारा परिवार सच में इतना अमीर है? तो एला के सारे पैसे तुमसे आते थे। हम हमेशा सोचते थे कि वो एक अमीर परिवार से है। तुम सब अब जानते हो, है ना? छोटे मालिक जैक, मेरा क्या? मैं वादा करती हूं कि मैं एला से कहीं ज्यादा अग्रीएबल हूं। मैं सामने लड़की को देखता हूं। मैं रोकने से पहले ही एक हंसी निकल जाती है। तभी एला अंदर आती है। वो लड़की के शब्दों को सुनती है और ठंडे से हंसी। सपने देखो, उसे पहले तुम्हें पसंद करना पड़ेगा। उसने पहले ही किसी नए पर नजर डाल ली है। लाइन में आओ। नया निशाना। सब एला के शब्दों पर मुड़ते हैं। कोई नया? कौन एला से बेहतर हो सकता है? क्या स्कूल में कोई भी है जो उसके पास आता है? कल्पना करना मुश्किल है। वो शायद। अब अमीर लड़की की इमेज नहीं रखती, लेकिन एला का एकेडमिक रिकॉर्ड कमाल का है और वो निश्चित रूप से खूबसूरत है। सब मानते हैं कि वो कहीं पहुंचेगी। एला भीड़ को जवाब देने की जहमत नहीं उठाती। वो बस अपनी नज़र मेरी तरफ मोड़ती है। तुमने इतना समय मेरे पिछलग्गू बनकर बिताया, सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे डेट नहीं करूंगी। तुमने इस तरह मेरे खिलाफ हो गए। जैक, चाहे तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगी। तुम एक गरीब स्टूडेंट हो जो सोचता है कि परिवार के पैसे उसे दुनिया खरीद सकते हैं। तुम रायन के एक हिस्से के भी लायक नहीं हो। एला के शब्द सबको मेरे एकेडमिक रिकॉर्ड की याद दिलाते हैं। रैंकिंग्स में आखिरी। ना सिर्फ मैं उसका पिछलग्गू था, मैं एक पूरा बोझ भी हूं। मैं जवाब नहीं दे सकता, उससे पहले एला कल रात की पार्टी का जिक्र करती है। तुमने ही मुझे सबको बुलाने के लिए मजबूर किया था। मैं तो जाना भी नहीं चाहती थी, और फिर तुमने जानबूझकर वहां सबको बेइज्जत किया। क्या पैसे तुम्हारे लिए यही मायने रखते हैं? लोगों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के लिए कुछ? और सच को मत मोड़ो। ये मत कहो कि तुम मुझे सपोर्ट कर रहे थे। वो पैसे ट्यूटरिंग के लिए थे। और कुछ नहीं। मैं तुमसे एक भी पैसा नहीं लूंगी, लेकिन मुझसे भी कोई मदद की उम्मीद मत रखना। इसके साथ एला बिना मेरी तरफ एक नज़र डाले सीट बदल लेती है। उसके हर एक हिस्से से पता चलता है कि वो मुझसे कोई लेना देना नहीं रखना चाहती। वो फिर से ठंडी अनछुई विद्वान की इमेज बना रही है। क्लास से एला। मैं भूला नहीं हूं कि वो कल रात कैसे मेरे पास मदद मांगने आई थी। जब मैंने उसके पापा को आज सुबह उसे मारते हुए देखा तो मुझे एक पल के लिए दया आई। अब मुझे लगता है कि उन्होंने उसे काफ़ी जोर से नहीं मारा। मैं इससे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। ट्यूटरिंग? मैं कहता हूं, एला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात छेड़ने की? जब से तुमने मुझे पढ़ाना शुरू किया, तुमने मेरे पैसे खर्च करने के अलावा क्या किया है? मैं हर महीने क्लास में आखिरी आया। ये तुम्हारी ट्यूटरिंग का काम है। एला का एक्सप्रेशन नहीं बदलता। मैंने तुम्हें शुरू से ही बताया था, तुम पढ़ाने के लिए बहुत धीमे हो। ये शायद मेरी समस्या है। अपने सारे पैसों से जैक शायद अपने लिए एक नया दिमाग खरीद लो। क्लास हंसी से गूंज उठती है। मैं उसे वहां खड़े देखता हूं, इतनी खुद पर यकीन के साथ, और कहता हूं, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं धीमा था और तुम्हारा पढ़ाना नहीं? एला सोफिया के बारे में सोचती है। वो जानती है कि सोफिया मुझे पढ़ा रही है। वो एक छोटा सा ताना मारती है। ठीक है, तो चलो इसे सुलझा लेते हैं। अगले महीने के एग्जाम में अपने रिजल्ट्स दिखाओ। तुम्हें बहुत कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। बस रैंकिंग्स में 100 स्थान आगे बढ़ो और मैं मान लूंगी कि गलती मेरी थी। वो देखना चाहती है कि क्या सोफिया एक चमत्कार कर सकती है, क्योंकि उसके दिमाग में मेरा दिमाग काम ही नहीं करता। ठीक है, मैं कहता हूँ,
उसकी नजरों में देखते हुए। उसने सिर्फ 100 स्थान मांगे थे। उसने ज्यादा का निशाना भी नहीं लगाया। ये सब कुछ कहता है कि वो मेरे बारे में कितना कम सोचती है। एला क्लास की तरफ मुड़ती है। तुम सबने सुना? वो मान गया। अगर वो अगले एग्जाम में 100 स्थान आगे बढ़ता है तो मैं 10 किलोमीटर दौड़ूंगी, मेरी सजा के तौर पर। कमरे में एक उत्तेजना की लहर दौड़ जाती है। सबकी आंखें एला पर हैं। ब्री मेरी तरफ देखती है। अगर स्कूल ब्यूटी 10 किलोमीटर दौड़ रही है तो क्या तुम्हें 10 नहीं दौड़ने चाहिए? अगर तुम हार जाते हो तो जैक, क्या तुम 10 किलोमीटर पूरा भी कर सकते हो? अगर डर लग रहा है तो अभी मान लो। मैं उन्हें देखता हूं और कहता हूं, जरूर 100 स्थान कोई बड़ी चुनौती नहीं है। सच तो यह है, सोफिया के समझाने का तरीका मुझे बिल्कुल समझ में आ जाता है। इन पिछले कुछ दिनों में मैंने खुद को एक असली तरीके से सुधरते हुए महसूस किया, इसीलिए मैं बिना हिचकिचाए मान जाता हूं। एक साफ लक्ष्य ठीक वही दबाव है जिसकी मुझे जरूरत है। एला मुझे सर हिलाते हुए देखती है और एक हंसी रोक लेती है। बेवकूफ, वो धीरे से कहती है और वापस बैठ जाती है। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि मैं शर्त लगाऊंगा। जब वो मुझे पढ़ाती थी तो मैं हर मामले में अनजान था। वो जानती है। वो क्या सोचते हैं कि मेरा लेवल क्या है? वो पहले से ही मुझे दौड़ते हुए देखने के लिए उत्साहित है। बिस्तर अभी ठीक से बना ही था जब रायन दरवाजे से अंदर आया। वो दरवाजे पर रुक गया। उसने सब कुछ सुना जो एला ने अभी कहा। उसने कल रात पूरा मूड खराब करके बिताया था, लेकिन अब तक उसने अपने दिमाग में चीजें सुलझा ली हैं। एला के ग्रेड्स कमाल के हैं। वो खूबसूरत है और भले ही उसकी बैकग्राउंड मामूली हो, वो मेहनती और उत्साहित है। क्या वो जैक जैसे एक बेकार लड़के से 100 गुना बेहतर नहीं है? वो अपने बल पर कुछ कर लेगी। उसके साथ रहना बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। इस बात को दिमाग में बिठाकर वो एला के पास जाता है। एला, तुम्हारे पापा शायद एक ड्राइवर हैं, लेकिन वो अपनी मेहनत से कमाते हैं और तुमने हमेशा क्लास में टॉप किया है। बिना ज्यादा सपोर्ट के यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं रहा होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। रायन के शब्द जादू की तरह काम करते हैं। हर क्लासमेट जिसे एला पर शक था, वो अचानक प्रभावित हो जाता है। रायन इन सब में उसके साथ खड़ा है। उस तरह की समर्पणा कुछ और ही है। और सच में लोगों ने हमेशा एला को सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि वो जैसी है उसके लिए पसंद किया है। उसका चरित्र और उसके ग्रेड्स दोनों खुद बोलते हैं। लेकिन जैक, वो कोशिश भी नहीं करता और फिर भी वो उम्मीद करता है कि कोई उसके साथ रहेगा। बेशर्म। मैं उन दोनों को उनका छोटा सा ड्यूएट करते हुए देखता हूं और इस सबके नाटकीपन पर रोने का मन करता है। सच में दिल छू लेने वाला। ये दोनों एक दूसरे के लायक हैं, यही तय है। मैं बस खुद को ही दोष दे सकता हूं कि मैं इसमें कभी शामिल हुआ। एला की छोटी सी स्पीच के बाद सबने तय कर लिया है कि मैं एक पूरा बेकार इंसान हूँ। मैंने अभी अभी पिछलग्गू के लेबल और हाउसकीपर के बेटे की अफवाह से पीछा छुड़ाया था। अब वो मेरे ग्रेड्स की वजह से फिर से दूरी बना रहे हैं। लेकिन सच कहूं तो मुझे इसकी ज्यादा परवाह नहीं है। मेरे पिछले जीवन के अकेलेपन और लाचारी के मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। कम से कम मेरे पास मेरे परिवार की दौलत और मुझे प्यार करने वाले माता पिता हैं। मैं पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करता हूं और बाकी सबकी परवाह नहीं करता। स्कूल के बाद पापा मॉम के साथ मुझे लेने आते हैं। वो दोनों अब 40 साल के हैं, लेकिन अपने जमाने में अपने स्कूल के सबसे आकर्षक जोड़ी थे और अभी भी वो एक शान से रहते हैं। मॉम कार से बाहर निकलती है और जैसे ही मुझे देखती है वो मुझे गर्माजोही से गले लगा लेती है। फिर वो सोच समझकर मेरे लिए दरवाज़ा खोलती है। एला और रायन अभी स्कूल से बाहर निकले हैं जब वो सब कुछ देखते हैं। उनके साथ के क्लासमेट्स मुझे एक बुजुर्ग औरत के साथ कार में बैठते हुए देखते हैं। उत्सुकता बढ़ती है। क्या वो जैक की नई इंसान है? एला ने आज सुबह इसका जिक्र किया था। वो 40 साल की तो होगी ही। उसका जैक से क्या रिश्ता है? अनुमान तुरंत शुरू हो जाता है। तो उसके पास इस तरह से पैसे हैं, उसे एक बुजुर्ग औरत ने रखा हुआ है और हमने सोचा था कि वो कुछ खास है, इसीलिए एला उसे छूती नहीं। मैं भी नहीं छूता। इस उम्र में घिन आती है। एला उन्हें बात करते हुए सुनती है और किसी को ठीक करने की जहमत नहीं उठाती। रायन एला की तरफ देखता है। उसकी चुप्पी एक कन्फर्मेशन जैसी लगती है। एक हल्की सी राहत की लहर उसके ऊपर से गुजर जाती है। जैक की ग्रेड्स खराब हैं, लेकिन पैसे रायन को परेशान करते थे। एक रात में हजारों बिना सोचे समझे खर्च किए जाते थे। ये उसे कभी अच्छा नहीं लगा। वो हमेशा जैक से नीचे महसूस करता था और वो इससे नफरत करता था। अब जब पता चला कि जैक को सिर्फ एक बुजुर्ग औरत से पैसे मिलते हैं, अचानक सब कुछ बहुत बराबर लगने लगा है। कम से कम रायन कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा।
वो अपनी मेहनत से जहां चाहेगा वहां पहुंचेगा। एक दिन उसके पास वो सब कुछ होगा जो जैक के पास है, और उसने वो कमाया होगा। रायन और एला बस में चढ़ते हैं। मैं आज तुम्हें घर तक नहीं छोड़ सकती, एला कहती है। अब जब जैक को पढ़ाना बंद हो गया है, उसने एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लिया है। उसके पापा के जुए के कर्ज बहुत ज्यादा हैं और वो हमेशा उसकी कमाई ले लेते थे। अब उसके पास खुद का गुजारा करने के अलावा कोई चारा नहीं है। ओके, रायन सीधे कहता है। मॉम और डैड मुझे एक नया फ़ोन दिलवाने ले जाते हैं, फिर मुझे डिनर के लिए साथ ले आते हैं। जब तक हम रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, सोफिया पहले से ही वहां है। सोफिया यहाँ शहर में अपने अंकल के साथ रहती है, जो मेरे पापा के करीबी दोस्त हैं। आज रात दोनों परिवारों के बीच एक तरह का हाय, डैड इससे बहुत समय से करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने हमेशा मना किया था। एला पर इतना फिक्सेटेड था कि इसके बारे में सोचा ही नहीं, इसीलिए डिनर हमेशा टल जाता था। आज मैं खुशी से आया। डैड चुपचाप बहुत खुश हैं। उनका बेटा आखिरकार बड़ा हो गया है और सुनने लगा है। डिनर के दौरान वो और सोफिया के अंकल आसान खुशनुमा बातचीत में लग जाते हैं। मैं सोफिया के पास बैठता हूँ। मैं उसे शर्त के बारे में बताता हूँ कि मुझे रैंकिंग्स में 100 स्थान आगे बढ़ना है। जब मैं ख़त्म करता हूँ, सोफिया बस एक शांत सी सहमति देती है। मैं नहीं बता सकता कि वो क्या सोच रही है। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने लापरवाही की, कि दबाव बहुत ज़्यादा होगा? सोफिया मेरी तरफ देखती है। नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कर सकता हूँ? मैं हाल ही में तुम्हारे सिखाए हुए सब कुछ फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी। ठीक है, सोफिया कहती है मेरी आंखों में देखते हुए। मुझ पर छोड़ दो, और रिकॉर्ड के लिए तुम काफ़ी तेज़ हो, उतने धीमे नहीं जितना लोग कहते हैं। जो लोग वो कह रही है वो जाहिर है एला है। एला के मेरे धीमे होने के बारे में कमेंट्स। सोफिया ने उस समय उनका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसे याद था। मैं सुनकर मुस्कुराता हूँ। ये राहत की बात है। मेरे साथ इतनी मेहनत करने के लिए शुक्रिया। कुछ नहीं। बातचीत के बीच मैं नोटिस करता हूँ कि कमरा शांत हो गया है। मैं ऊपर देखता हूँ तो पता चलता है कि मेरे पापा और सोफिया के अंकल दोनों हमें देख रहे हैं। मेरा चेहरा गर्म हो जाता है। डैड, आप क्यों घूर रहे हैं? कोई वजह नहीं, जारी रखो। डैड सोफिया के अंकल के साथ बात करने लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो हैरान होना नहीं बंद कर पाते। वो सच में एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं। उन्होंने ही मंगनी अरेंज की थी, और फिर भी ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि उनका अपना बेटा उनके सामने से ही चुरा लिया जा रहा है। डिनर के बाद डैड और सोफिया के अंकल को और बात करनी है। सोफिया और मैं पहले बाहर निकल जाते हैं। हम घर नहीं जाते, हम पास में एक कैफ़े ढूंढते हैं। मुझे आइसक्रीम चाहिए, इसीलिए मैं ऑर्डर करने जाता हूँ। मैं उसे वापस लाकर सोफिया के पास वाली सीट पर बैठ जाता हूँ। हम पढ़ाई वहीं से शुरू करते हैं जहाँ हमने छोड़ी थी। मेरा दिमाग फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट से भरा है। 10 किलोमीटर। अगर मैं ये शर्त हार गया तो मेरी आधी जान निकल जाएगी। ये लीजिए, सर्वर जल्दी से हमारा ऑर्डर ले आता है। मैं ऊपर देखता हूँ और मेरे सामने खड़ा सर्वर एला है। मैं उसे देखकर हैरान रह जाता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? एला मुझे एक ठंडी नज़र से देखती है। ये मुझे तुमसे पूछना चाहिए। क्या तुमने पता लगाया कि मैं यहाँ काम करती हूँ और सिर्फ मुझे परेशान करने आए हो? चाहे मैं कितना भी ठंडा बर्ताव कर रहा हूँ, एला को विश्वास है कि मुझे उससे अभी भी फीलिंग्स हैं, कि ये सब उससे हार मनवाने के लिए दबाव डालने की टैक्टिक्स हैं। वरना वो एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढती है और मैं ठीक उसी जगह पर आ जाता हूँ। ऐसा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? तुम ज्यादा सोच रही हो। ये बस एक इत्तेफाक है। एला सोफिया की तरफ थोड़ा देखती है, ज्यादा देर नहीं रुकती और मुड़ जाती है। उसे उन दोनों पर एक और सेकंड बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे उस शान से जाते हुए देखकर मैं सच में समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसके पास गर्व करने के लिए क्या है। मैं मुड़ता हूँ और सोफिया को आइसक्रीम ऑफर करता हूँ। वो सर हिलाती है। तुम खाओ। वो पास आती है, मेरे लिए मेरा बैग उठाती है और मेरे पास से कैफे से बाहर निकल जाती है। मैंने थोड़ी देर और रुकने का प्लान बनाया था, लेकिन यहाँ एला से टकराने ने शाम का मज़ा ख़राब कर दिया है। अगले 2 हफ्तों तक मैं लगातार पढ़ाई करता हूँ। सोफिया नियमित रूप से मुझे कोचिंग देने के लिए जिम घर आती है। मेरी प्रगति सचमुच और मापने लायक है, लेकिन हर बार जब एला मुझे ऐसा करते हुए पकड़ती है, वो ताना मारने से नहीं रुक पाती। जैक, अगर तुम्हारे मन में कोई शक है तो अभी भी पीछे हटने का समय है। बस जब रिजल्ट्स आएंगे तो रोने मत आना। तुम मुझे परेशान कर रही हो। मैं गुस्से में अपने ईयरफोन्स लगा लेता हूँ। महीने का एग्ज़ाम आखिरकार ख़त्म हो जाता है। मैं एक आश्चर्यजनक रूप से अच्छे मूड में हूँ। मैं घर की तरफ दौड़ता हूँ, मुश्किल से खुद को रोक पा रहा हूँ। रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए हैं,
लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने अच्छा किया है। सोफिया आंगन में चाय पी रही है और स्नोबॉल को कंपनी दे रही है। स्नोबॉल दिन ब दिन मोटा होता जा रहा है। मैं पास आकर स्नोबॉल को उठा लेता हूं। तुम आज जल्दी यहां हो, सोफिया ऊपर देखती है। मैं हमेशा जल्दी आती हूं। मैं सोच रहा था, क्या तुम्हें स्कूल में कुछ काम नहीं है? एला भी अपने स्कूल की टॉपर है और वो और रायन हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन सोफिया हमेशा बिल्कुल शांत दिखती है और वो बार में वापस आने पर पहले से ही यहाँ होती है। मुझे बहुत आज़ादी है। वो सच में मुझ पर नज़र नहीं रखते, इसीलिए कोई स्कूल एक्टिविटीज़ नहीं, मैं आमतौर पर नहीं जाती। स्टूडेंट काउंसिल भी नहीं। सोफिया सर हिलाती है। मैं कभी कभी कंपटीशन में हिस्सा लेती हूँ, लेकिन अक्सर नहीं। क्यों नहीं? ये दिलचस्प नहीं है और टीचर्स चिंता करते हैं कि ये एक बराबर की लड़ाई नहीं है। ये दूसरे स्टूडेंट्स को निराश कर सकता है। लेकिन मैंने सुना है कि तुम कभी कभी compete करती हो, वही कॉम्पिटिशन्स जिनमें एला हिस्सा लेती है। उसने बताया कि तुम हमेशा वहां होती हो और तुमने उसे 1 से ज़्यादा बार पहले स्थान पर हराया है। वो सच में तुम्हें इसके लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती। सोफिया अपना कप उठाती है और एक शांत सा घूंट लेती है। जब एला compete कर रही होती है, वो आमतौर पर वहां आना सुनिश्चित करती है। मैं ये जानने के लिए उतावला हूं कि मैंने कैसा किया, इसलिए मैं सोफिया के साथ आंगन में ही आंसर्स चेक करता हूं। ज्यादातर सही हैं। मेरा मूड और भी अच्छा हो जाता है।